बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो। एग्जाम काफी करीब है अब तो आपका, तो कोई भी क्वेश्चन या कुछ है आपने पूछना है, कोई केस ऐसा दिखाओ। ठीक है। सो हमारा ये प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा वाला जो टॉपिक है पेंडिंग था बीच में। तो किसी ने कोई प्रेजेंटर कोई कोई ज्वाइन इन करना चाहता है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। लिखो। मैम बस प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रीटा का जो अल्ट्रासाउंड पे डिफरेंस है वो बता सीधी दीजिएगा, की उसको रिपोर्ट है। याद बहुत नहीं होता आसान पेट्रोल है, की वो तो होगी। कोई सी बात नहीं। इरफान रिपोर्टें नहीं है। अरे मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। जिसने बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा। बिल्कुल वो भी करना है, हाउ टू मेक डायग्नोसिस, हाउ वी गोइंग टू टेक इट फर्दर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया आदत का, यहीं पे बता देती हूँ। एक्चुअली हम लोगों को एज गायनाकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस तो बिल्कुल पता होना चाहिए। बट अगेन आपने, हमारा काम शायद वो डायग्नोसिस बनाना तो नहीं है अल्ट्रासाउंड पे या कोई चीज। लेकिन एक चीज याद रखना, रियल क्लिनिकल लाइफ में भी और अदरवाइज भी, कि आपने प्लेसेंटा एक्रीटा ही लेके चलना है विद प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड लो लाइंग प्लेसेंटा अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है ना? क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं प्रीविया वर्सेस एक्रीटा की, तो और मॉर्बिडिटी देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हमने अगर प्रीवियस कार्ड यूट्रस है और लो लाइंग प्लेसेंटा है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज हम उसको एक्रीटा ही कंसिडर करके तैयारी रखते हैं अपनी। ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सेटअप में हो और आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, तो आपने उसकी हर कोशिश, कोई चीज छोड़ नहीं देनी कि आपका डायग्नोसिस एक तो कंफर्म ना हो। नंबर वन, टू गेट अ वेरी गुड अल्ट्रासाउंड, उसी पे पता चल जाता है, एमआरआई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई सस्पिशन है आप एमआरआई भी करा सकते हो, कहाँ कराना है वो हम आगे करते हैं केस में। और उसके बाद लेकिन अगर आपका अल्ट्रासाउंड और एमआरआई एक्रीटा नहीं दे रहा है, एंड शी इज फॉर एग्जांपल प्रीवियस टू प्रीवियस थ्री एंड लो लाइंग एंटीरियर प्लेसेंटा, आपकी तैयारी एडहेरेंट प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा एक्रीटा की ही होगी। क्योंकि इंट्रा ऑपरेटिव ही जाके प्रूव होता है कि इज दैट एक्रीटा और इट इज जस्ट प्रीविया। ठीक है। जी मैम। मैम अगर 24 वीक्स पे पेशेंट आ गया और वो उसको लो लाइन प्लेसेंटा प्रीवियस 3-4 है और ब्लीड कर रहा है, तो उस केस में हमने प्लेसेंटा एक्रीटा डॉपलर वगैरह करा के रूल आउट करना होता है। देखो, एक अब ब्लीड, दिस इज एन इमरजेंसी केस, एक तो इमरजेंसी केस है। अब डिपेंड करता है कितनी ब्लीडिंग है। अगर तो मैसिव ब्लीडिंग है एंड यू आर प्रोसीडिंग विद द सर्जरी, तो देयर इज नो टाइम टू गेट द डॉपलर डन। आपकी तैयारी प्लेसेंटा क्रीटा की ही होगी। शी इज प्रीवियस, शी लो लाइंग प्लेसेंटा 24 वीक्स, शी इज ब्लीडिंग हेविली। यू आर शिफ्टिंग हर टू ऑपरेशन थिएटर। आपने उसके घर वालों को ब्लड अरेंजमेंट का उसी तरह बता देना है जैसे क्रीटा का कहते हैं। आपने अपने साथ सर्जिकल टीम या यूरोलॉजी को उसी तरह इन्फॉर्म कर देना है जैसे कि हम क्रीटा में करते हैं। ब्लड बैंक को अलर्ट कर देना है, सीनियर मोस्ट एनेस्थेटिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, जो सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है क्रीटा के केयर बंडल में, राइट? तो बेशक लेकिन उस वक्त टाइम नहीं होगा कि आप उसका डॉपलर पहले कराओ या आप उसका जो भी कराओ। लेकिन अगर वो, इफ शी इज नॉट ब्लीडिंग हेविली और देयर इज ओनली स्पॉटिंग और आपने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन अपने डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, तो फिर देन यू हैव टाइम टू रूल आउट इट बाय डॉपलर एटलीस्ट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना? सो इट डिपेंड्स। और सेकेंडली ये कि अगर प्लेसेंटा एक्रीटा या प्रीविया लो लाइंग विद प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस है एंड शी इज फॉर एग्जांपल एट 24 वीक्स और सो, और तो डेफिनेटली इस सारे में आप साथ कंसेंट फॉर हिस्टेक्टमी भी उधर ही ले लोगे। ठीक है। मैंने जी यही मैम। कहा है कि अनलेस प्रूवन अदरवाइज प्रीवियस स्कार विद लो लाइंग प्लेसेंटा एंटीरियर स्पेशली, उसमें आपने उसको एक्रीटा की ही तैयारी लेके चलना है अनलेस आपको इंट्रा ऑपरेटिवली पता चल जाए कि इट इज नॉट एक्रीटा। जी मैम। ठीक है, चलो गुड। सो आज किसी ने प्रेजेंट करना है या हम वैसे डिफरेंट सिनेरियोस कर लें? मैम डिफरेंट सिनेरियोज कर लें। डिफरेंट सिनेरियोस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो है ना एक्चुअली प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा, इसके साथ मैंने एपीएच आगे टॉपिक इसलिए लिख दिया क्योंकि सिर्फ हैवी ब्लीडिंग या वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकेंडली इसके साथ कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज जैसे कि पीपीएच,
और साथ में आपका ये इन्वर्जन भी इवन, और प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा, ये सारों की बहुत सारी जो रिससिटेशन मैनेजमेंट खासतौर पे वो कवर होगी इसके साथ, प्रीविया क्रीटा के साथ। लेकिन प्रीविया क्रीटा को हमने बिल्कुल जिस तरह लेके चले, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन एग्जाम ऑल्सो। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये बहुत राइजिंग इंसिडेंस है। ऑल ऑफ अ सडन, पहले शायद हमारे महीने में अगर 2 पेशेंट होते होंगे शायद, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर कि जब एक्रीटा होता था तो शायद सिर्फ उस दिन लिस्ट पे सिर्फ एक्रीटा ही रखा जाता था, और सारा डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक और हर कोई जो है वो रेडी होता था। अब तो मेरा ख्याल है हर लिस्ट पे 2-2 एक्रीटास हो रहे हैं। सो इस कदर तेजी से इंसिडेंट्स बढ़ गया, वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ मेनी मेनी कॉजेज। हमारे पेरिफेरी में कुछ सिजेरियंस इस तरह से हो रहे हैं विच आर डन बाय नॉन गायनेकोलॉजिकल पीपल, जिनको टेक्निक नहीं पता, नंबर वन। नंबर टू, ये कि अननेसेसरी इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, और इस वजह से ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। और अब तो बिकॉज फाइब्रॉइड्स आर डायग्नोस्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, अब उसका डायग्नोसिस बहुत आसान हो गया। फाइब्रॉइड्स का लिंक विद सब फर्टिलिटी या फाइब्रॉइड्स का लिंक विद एनी अदर सिम्टम इतना हो गया कि उससे भी सर्जिकल इंटरवेंशन, एंड देन लेटर ऑन बिकॉज कार्ड यूट्रस होती है तो इट कैन अगेन लीड टू एक्रीटा। तो ये सारा कुछ हो जाता है। तो इसमें इसकी अगर मैं अब आपको, अगर आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम छोटे छोटे सिनेरियोस कर लेते हैं, और आई वुड लाइक कि अगर कोई 1 या 2 वॉलंटियर्स हो जाए, आई थिंक एग्जाम वैसे ही बड़ा करीब आ गया हुआ है आप लोगों का, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पीक अप। तो आप करो, अगर कोई वॉलंटियर कर ले तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई कैन गिव यू सिनेरियो, और क्विकली हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड देन हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट, वो सारे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सो देर इज अ पेशेंट हु इज ग्रेविडा। सबसे पहले मैं एक टिपिकल से सिनेरियो से शुरू करूंगी। शी इज ग्रेविडा 3 para 2+0 with previous 2 cesarean section, and she is now at 28 weeks of gestation with an ultrasound report showing low lying placenta. ठीक है। So how will you further take her for her history and management? बहुत आसान है तो। मैम सिनेरियो थोड़ा रिपीट कर दें। Scenario is Gravida 3 para 2 with previous 2 cesarean section at 28 weeks with an ultrasound report showing low lying placenta, और चलो PV spotting also. हिस्ट्री इसकी कैसे स्टार्ट करोगे? मैं करती हूँ। जी शकीला, गुड। मैम अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर greeting mutual introduction, confirming the details, giving in the scenario, inquiring about the missing data, take focus history. I will inquire about her last menstrual period, regularity of the cycle, and my patient complaining of spotting. I will inquire about the situation and its amount, whether she need to use pads or not, and also inquire about any associated lower abdominal pain, any history of trauma, any history of weightlifting, or any history of raised BP in this pregnancy, history of placental abruption in previous pregnancy, or low lying placenta history. मैम लो लाइंग प्लेसेंटा हिस्ट्री दी है आपने मैंने कहा है प्रीवियस? she is at 28 weeks with VPV spotting and an ultrasound report showing low lying placenta. ओके मैम, अच्छा। So, ma'am, first I will inquire about her bleeding, episodes of the bleeding, duration of bleeding, amount, whether she need to use pads, and lower abdominal pain. And also, I will inquire about any previous episode of bleeding, and then I will inquire about any associated medical comorbidity in the patient, and folic acid intake in this pregnancy, and any scan done at 12 weeks and 20 weeks, any significant abnormality detected, and now perceiving a fetal movement or not. So any associated medical comorbidity, any significant family history, surgical history, drug allergy, smoking addiction, then I will proceed towards the general physical examination. Calculate her हम्म। BMI, check blood pressure, pulse, and also do thyroid examination, systemic examination, abdominal examination, whether correlating with the gestational fundal height, correlating with the gestational age, assess Likert volume, estimated fetal weight, listen fetal heart sound. हम्म। Then I will proceed towards the investigations. Apart from baseline investigation,
I want to review previous record, dating scan, anomaly scan, any anomaly detected, and I will want to check um, uh, a recent obstetrical scan. And on recent obstetrical scan, want to check her biparietal diameter, femur length, estimated fetal weight, and recent placental ठीक है, चलो गुड। चले यहाँ तक हम placenta. करते हैं। देखो, योर हिस्ट्री वाज वेरी क्विक एंड इट वाज वेरी शॉर्ट। मेरा तो यही आइडिया होगा कि इस तरीके से नहीं। देखो, एक पेशेंट जब 28 वीक्स पे आई है ना स्पॉटिंग के साथ, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा, और स्पेशली देयर इज लो लाइंग प्लेसेंटा। हम सब ने अपनी ट्रेनिंग में प्लेसेंटा को ब्लीड करते हुए एक ना एक बार जरूर देखा होता है। एंड व्हेन द प्लेसेंटा ब्लीड्स, फिर जो नलके खुलते हैं और फिर जो दिस इज एन इस तरह की इमरजेंसी के फिर उसमें आपका मोर्टेलिटी रेट इज सो हाई। सो अगर आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया एंड नाउ द पेशेंट इज हैविंग प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, ये तो एक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी इन अ वे दैट, और इस तरह की इमरजेंसी कि इफ यू नो योर स्किल्स एंड इफ यू नो हाउ टू टेक हर फर्दर, तो ये सारा कुछ आप जिसे कहते हैं ना आर या पार है, आप ये सारा कुछ प्रिवेंट कर सकते हो। तो जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो आपने एक तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री तो लेनी है 28 वीक्स तक की। उसके अलावा आपने प्रीवियस टू सिजेरियंस की हिस्ट्री, यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर आल्सो, और यू कैन स्टार्ट ऑफ विद ब्लीडिंग एटलीस्ट। उसकी ब्लीडिंग की सारी डिटेल, अब ब्लीडिंग की डिटेल में वो सारी डिटेल आएगी जो एब्रप्शन की डीडी में आती है। एब्रप्शन की डीडी लो लाइन प्लेसेंटा तो है, बट उसके साथ और भी तो चीजें, मे बी इट्स रिलेटेड टू सम ट्रॉमा, मे बी सम इंटरकोर्स, मे बी maybe the bleeding is not actually coming from vagina, it may be coming from stool or non, हमारे जेंटल ट्रैक्ट के अलावा कहीं से आ गया। और ये, और उसके अलावा ये कि फिर आप उसके सारी चीजें, इवन के ब्लीडिंग डिसऑर्डर और वो सारा कुछ भी, और इज इट द फर्स्ट एपिसोड दैट हैज हैपेंड, क्या ये पहले भी होता रहा, इज शी ऑन एंटीकोएगुलेंट्स और नॉट, वो सारी हिस्ट्री। उसके बाद आपने इसका जो है फिर लो लाइंग प्लेसेंटा से रिलेटेड कि सिंस व्हेन शी नोज दैट शी इज हैविंग लो लाइंग प्लेसेंटा, हैज द एक्रीटा बीन रूल्ड आउट और नॉट, और उसको कितनी नॉलेज है हैविंग प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन एंड लो लाइंग प्लेसेंटा, डज शी नो दैट शी शुड हैव ब्लड अरेंज्ड ऑल द टाइम्स, या उसका जो है क्या उसे कहते हैं, और उसको रिगार्डिंग मॉर्बिडिटी फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वो सब पता है। अनीमिया से रिलेटेड हिस्ट्री उसके, बिकॉज शी इज हैविंग ब्लीडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेगनेंसी में एपीएच का डीडी है वो है लेबर, तो if she's having spotting or blood mixed discharge or something, we know that she's having low lying placenta, but we need to rule out any associated, yes, आपने पेन की तो हिस्ट्री ली थी, लेकिन पेन की डिटेल्ड हिस्ट्री तो पूछे ना, इज इट एब्रप्शन और इज इट लेबर, तो ये भी आपने साथ में रूल आउट करना है। तो एब्रप्शन की एक तरह से जो पूरी डीडी है, आपने उसको उसी हिसाब से, जब तक आप रूल आउट नहीं करोगे आप फर्दर आगे नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग हो सकती है। लो लाइन प्लेसेंटा विद लेबर भी हो सकता है, लो लाइन प्लेसेंटा में भी शी इज टेकिंग हाई डोज लोप्रिन, लो लाइंग प्लेसेंटा विद ट्रॉमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारा कुछ इसके साथ, इवन लो लाइंग प्लेसेंटा विद डिप्रप्शन, ये दो चीजें भी हो सकती हैं। तो ये आपने इसको, जब तक आप एक कंप्लीट एलैबोरेटेड हिस्ट्री नहीं लोगे तब तक वो, और इसी के साथ साथ हिस्ट्री में आप पूछोगे कि उसके पास हर वक्त डोनर कितने अरेंज्ड होते हैं, उसको कितना नॉलेज है अबाउट हर कंडीशन के, जो भी मॉर्बिडिटी और उन सारी चीजों का। ठीक है। ओके मैम, मैंने सोचा प्लेसेंटा लो लाइन दिया है तो फिर वो एक्सक्लूड नहीं करनी, इसलिए मैंने वो पूछी नहीं। नहीं, आपने उस चीज को खत्म नहीं कर लेना ना, दो तीन चीजें ओवरलैप भी तो कर सकती हैं। वी नो दैट इट्स लो लाइंग प्लेसेंटा, बट एट द सेम टाइम शी मे हैव लेबर, शी मे बी ऑन लोप्रिन, शी मे हैव ट्रॉमा विद लो लाइंग प्लेसेंटा, तो वो सारी भी तो चीजें रूल आउट होंगी ना। क्या पता लो लाइंग प्लेसेंटा लेकिन एब्रप्शन की कॉज कोई और है इस टाइम पे, एब्रप्शन कह रही हूँ, एपीएच की ब्लीडिंग की कॉज कोई और है। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने एक ब्रॉड विजन लेके इस तरीके से रूल आउट करना होता है। और जब तक इसको इस तरीके से, और नॉर्मली वी डू इट लाइक दिस, जब वार्ड में पेशेंट आता है, वी नो दैट शी इज हैविंग लो लाइंग प्लेसेंटा, वी रूल आउट एवरीथिंग। सबसे पहला सवाल ये होता है कि पेन्स तो नहीं आ रही, और फिर उसके बाद ट्रॉमा, ये चीजें तो, और फिर उसके बाद तीसरा सवाल हमारा यही होता है कि आर यू ऑन लोप्रिन और एनी एंटीकोएगुलेंट ऑलरेडी जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई।
तो और फिर यस, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने दिनों से हो रही है, कितना अमाउंट है, हाउ मच पैड शी नीड्स टू चेंज, एंड मतलब और शी ऑन ओरल आयरन और नॉट, और फिर कोई अनीमिया, फिर अनीमिया की लैबोरेटेड हिस्ट्री। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेबी का वेल बींग, के बेबी की मूवमेंट थ्रू आउट ठीक रही है कि नहीं, ठीक है। सो गुड। सो एग्जामिनेशन दोबारा से जरा आप बोलो कि शकीला है, स्पेशली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। Abdominal examination को fundal height whether correlating with gestational age or not, and assess lighter volume, estimated fetal weight, any tenderness, and listening fetal heart sound. नहीं तो आपने प्रेजेंटेशन लाए, वो सारी चीजें तो देखी नहीं। मैम इस टाइम पे वो 28 वीक्स पे ना, उनका फायदा नहीं फिर होता भी वो। फिर भी क्यों, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो आप किस टाइम से करना शुरू करोगे, मुझे ये बताओ। मैम वो तो फॉर लाइट का एग्जाम्पल, तो ज्यादा हमारा उस पे होता है ना, टर्म पे होता है लाइट। ऐसे नहीं करना। जब भी पेशेंट आएगी, आपने हम्म। उसका फंडल हाइट देखी, आपने देखा कि लोअर सेगमेंट में क्या चीज है उसके, ठीक है ना। हम्म। आपने लोअर सेगमेंट को देखा, आपने उसकी जाहिर बात है बेबी का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख के फिर लाई देखनी है। क्योंकि इफ शी इज एट 28 वीक्स एंड शी इज हैविंग लो लाइन प्लेसेंटा एंड शी इज here with bleeding, या मे बी शी इज एट 28 वीक्स एंड शी इज हैविंग लेबर पेन्स, तो आपको ये नहीं पता कि उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो किफेलिक है या वो ट्रांसवर्स लाए है, तो फिर क्या फायदा। और कोई भी बात आपने एविडेंस बेस के बगैर नहीं करनी, आपने हैपहैजर्डली नहीं बोल देना कि मैंने तो टर्म पे ही जाके उसका देखना है ना, वही टर्म पे जाके मैटर करेगा ना कि नीचे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। क्या ये किसी गाइडलाइन में दिया हुआ है, क्या किसी गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपने 30 वीक्स या 32 वीक्स के बाद जाकर प्रेजेंटिंग पार्ट और लाई को देखना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने हमेशा पूरा एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, आपने फंडल हाइट देखनी है, आपने प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है, आपने लाई देखनी है, आपने उसका अमाउंट ऑफ लाइकर देखना है, आपने उसका एस्टिमेटेड बेबी वेट देखना है, आपने पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखनी है, आपने उसका फीटल हार्ट रेट देखनी है, ठीक है। ओके तो ये मैम। आपने अब, लेकिन ये पेशेंट है ब्लीडिंग विद प्रेगनेंसी के साथ, तो इसके अंदर तो स्पेशली आप सुपरफिशियल टेंडरनेस, डीप टेंडरनेस का जिक्र करोगे, फिर आप उसकी फंडल हाइट का, प्रेजेंटिंग पार्ट, एंड यू शुड आल्सो मेंशन दैट द एब्डोमेन वाज सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, या एब्डोमेन वाज टेंस, मतलब उसका एब्रप्शन वाला जो पेशेंट होता है उसका वुडी हार्ड एब्डोमेन हुआ होता है। सो टेंस और टेंडरनेस पे भी कमेंट करोगे, ओके ठीक है। मैम। तो ये कंप्लीट आपने जब तक एग्जामिनेशन उनकी करोगे, एंड देन यू विल चेक फॉर द पैड ऑल्सो, यू नीड टू चेक फॉर द ब्लीडिंग। आप उसका कहोगे कि लीकिंग और ब्लीडिंग वाले पेशेंट में इट्स बेटर इफ यू आस्क कि मुझे पैड भी चेक करना है, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू तो मैम। ये फिर आपका एग्जामिनेशन होगा, वरना जिस तरीके से आपने बोला वो कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं है। तो इस चीज को आपने प्लीज वो रखना है। और ओके। खैर अभी तो हम खाली लोकल एग्जामिनेशन का जिक्र कर रहे हैं, वरना इसका कंप्लीट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट के अंदर बड़ी अच्छी बातें कुछ डॉक्टर्स लिख रहे हैं, सो यू हैव टू मेंशन। अगर आप इसका कोई मुझे जनरल फिजिकल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कंप्लीटली अगर बोल दे तो बड़ा अच्छा हो जाए। मैं बोलूँ एक दफा, मैं ट्राई जी। करूँ। I will do the general physical examination. I will check her pallorness and her pallor and her vitals, especially her blood pressure and pulse rate and respiratory rate. And I will do her quick breast and thyroid examination, and then I will check her do her per abdominal examination. Especially I will on inspection I will look for the contour of the abdomen and look for the previous scar mark and hernial orifices and its gravidarum. And after that I will do her palpation. I will do her superficial palpation to see any tenderness, and deep palpation to look for and then I will do her para-abdominal obstetrical examination. I will look for her symphysiofundal height, her uterine tenderness, and any palpable contraction. And I will also look for her lie presenting part and
her like her volume, and I will then see for the scar tenderness, and then I will do her fetal heart rate auscultation as she is on 28 weeks. Then I will check her pad, and I will look for the local examination. I will see any pervaginal leaking or discharge or blood, and then if the I will also do her per speculum examination to rule out any local cause and rule out the vesa previa, and see the if there is any cervical dilatation. कैसे देखोगे सर्वाइकल डायलिटेशन? मैम पीएस अंदर वो स्पेकुलम डाल के अगर वैसे कुछ थोड़ी बहुत डायलिटेशन नजर आ रही है तो नहीं है, अदरवाइज पर पीवी तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होती है। अगर कर तो सकते हैं अगर पेन्स आ रही हूँ हम लोग, अच्छा लेकिन देखो, स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज नॉट इंडिकेटेड इन दिस केस, ठीक है? आपको स्पेकुलम एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक बात याद रखना, देखो मैं साथ साथ ना टिप्स दे के बात कर रही होती हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। एग्जाम जी की जी डेट का कुछ आइडिया है? मैम मेरा तो 5th को है, फर्स्ट जो बैच है। मैडम नेक्स्ट चलो नेक्स्ट वेंसडे, जबरदस्त। मंडे से, मैडम इस नेक्स्ट वेंसडे मंडे नहीं, से। नेक्स्ट इंशाल्लाह, वेंसडे। चलो मैम और इंशाल्लाह मैम नेक्स्ट जबरदस्त। मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं सीपीएससी के एग्जाम। वेरी गुड जबरदस्त। तो फिर आप लोग आई डोंट नो वॉलंटियर करके क्यों नहीं स्पीक अप कर रहे हैं? आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। सो गुड, ओवरऑल आतिका इट वाज वेरी गुड, लेकिन एक चीज आप सब याद रखना, और वो ये याद रखना कि आपका जो है ना स्पेकुलम एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपका लीकिंग में होगा, ऑब्स्टेट्रिकल केस में। जी मैम। पीवी आपकी किसी में नहीं होगी। पीवी आपने करनी कब होती है? ओनली व्हेन यू आर एबल टू पैल्पेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है? प्री टर्म लेबर के साथ पेशेंट आई है और पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है एंड शी इज नॉट हैविंग लो लाइंग प्लेसेंटा, देन यू आर अलाउड टू डू पीवी इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट। उसके अलावा पीवी की किसी प्रेग्नेंट पेशेंट में जरूरत नहीं पड़ती। ये बात एक याद रखोगे। दूसरी जी बात मैम। याद रखोगे कि स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज ओनली नीडेड एंड यूजफुल इन लीकिंग। उसके अलावा, और उसमें भी आपने बोलना है स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ठीक है? और जो प्री टर्म लेबर वाला पेशेंट होता है उसमें हम स्टरलाइज ग्लव्स से पीवी करते हैं या स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहन के स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। अदरवाइज जो टर्म वाला लेबर होता है जिसमें डिलीवरी करनी होती है उसके अंदर हम नॉर्मल डिस्पोजेबल ग्लव्स से भी पीवी करते हैं। उसके अंदर स्टरलाइज्ड ग्लव्स और वो चीजें नहीं जरूरत होती, ठीक है? ये छोटी छोटी बातों का कॉन्सेप्ट आपको सारी जिंदगी के लिए आना चाहिए, स्पेशली इन एग्जाम, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू यूज योर रिसोर्सेज। ये नहीं कि हर एक में ही आप स्टरलाइज चीजें करना शुरू कर दो। हर एक में जो चीज जिधर इंडिकेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, और अपने एग्जाम में भी इसी तरह बोलना है। ठीक है। अच्छा, अब जो ब्लीडिंग का केस है उसके अंदर I understand what you want to see in speculum is you want to see the vaginal walls as trauma or anything. But if she's having low-lying placenta, एग्जाम में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अदरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग इन अ स्पेकुलम एंड irritating the cervix or anything like that, or causing bleeding और वो सारा कुछ। तो आपने स्पेकुलम नहीं करना इवन इन लो लाइंग प्लेसेंटा और ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के अंदर सिर्फ आप पैड ही चेक कर लोगे, वो काफी है आपके लिए, ठीक है? जी मैम, और एक और मैंने क्वेश्चन पूछना है मैम, इस तरह के केस में ये जो हम नॉर्मली ब्रेस्ट और थायराइड और ये चीजें बोल रहे होते हैं, इसको किस तरह से बीच में मतलब बोलते हुए यही लग रहा होता है देखो 10 अननेसेसरी। मिनट का स्टेशन है, अगर तो वो 10 मिनट का स्टेशन इस तरीके से डिवाइडेड है कि उसके अंदर सिर्फ आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, तो फिर तो आप पूरा एग्जामिनेशन बोलोगे, राइट? और फिर कई दफा होता है इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट अगले स्टेशन में होता है, या हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एक स्टेशन में होता है, मैनेजमेंट अगले स्टेशन में होता है। फिर तो डिटेल इज इम्पोर्टेंट। बट अगर आपका स्टेशन है, यू हैव टू मैनेज इट एज वेल, देन यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट के अंदर? पल्स, बिकॉज इज अ केस ऑफ ब्लीडिंग। इस पेशेंट के अंदर पल्स इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, आपकी अनीमिया के सारे साइंस इंपॉर्टेंट है, तो थायराइड पे भी कमेंट कर दो, एंड देन द लोकल एग्जामिनेशन यानी ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन एंड चेकिंग द पैड। इस पेशेंट में सिर्फ इतनी भी बात कर लें तो काफी है, इंस्टेड के आप उसकी सारी बातें करो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक और ये और वो, ठीक है? जी तो जी मैम। आपने अपने 10 मिनट को उस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस की भी बात करनी है और आपने मैनेज भी करना है, ठीक है जी? यस नाजिश मैम, ने कोई क्वेश्चन था? ऐसे ही। मैम मैडम वो मैंने वॉलेंटियर किया हुआ था तो वो मैंने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। चलो अगला सिनेरियो आप कर लेना, या मैनेजमेंट पे हम आपके पास आ जाएंगे। मैम हम्म। पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन पे हम प्रीविया के लिए हमने पढ़ा है ना कि पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन करके देखेंगे क्या आया,
ये सर्वाइकल डायलिटेशन है या नहीं, तो उस पे हम जो है ना लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा को जो है ना देखते हैं। देखो, आपने तो बात थोड़ा ठीक की है, आपने बात ठीक की है। दो बातों का जवाब दो मुझे। एक बात का तो ये कि डू यू डू स्पेकुलम एग्जामिनेशन व्हेन इन योर वार्ड्स आल्सो, व्हेन यू नो देयर इज अ लो लाइंग प्लेसेंटा एंड ब्लीडिंग? किसने नो स्पेकुलम मैम, डाला इस तरह के पेशेंट नहीं नहीं मैम, हमने आज तो तक नहीं किया है, जिंदगी में? प्रैक्टिकल ही नहीं की, प्रैक्टिकल कभी ही नहीं नहीं किया डाला। है। हम तो बहुत डरते हैं, हमने पेशेंट को ब्लीड करते देखा हुआ है। ठीक है। हमने डिपार्टमेंट में एक ना एक प्रीविया हम सब ने अपनी एक से ज्यादा ही देखा होता है, खैर। लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा देखा है कि पेशेंट बेड पे लेटी थी एंड शी ब्लड सो मच कि जितना बेड की वेट था और लेंथ है उतना ही नीचे ब्लड का पूल बन गया। वी हैव ऑल सीन दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी। हम सब ऑब्स्टेट्रिशियन हमने ट्रेनिंग की है और हमने देखी है ऐसी एक इमरजेंसी। तो या फिर खुदा न खास्ता पेशेंट ब्लीड करते हुए बाहर से आई है एंड शी इज लाइक ब्लीडिंग इन अ वे कि आपके पास शायद टाइम भी नहीं है उसे हॉस्पिटल के बेड पे शिफ्ट करने का, डायरेक्ट ओटी लेके जा रहे होते हैं। सो हम इस चीज से, इस स्टेज से डरते हैं। We know कि if she's not having palpable contractions on the abdomen, then how is going to, so how the cervix is going to dilate? आपने जब उसके एब्डोमेन पे हाथ रखे एंड यू चेकिंग एंड इट्स सॉफ्ट, देयर इज नो पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर आपको स्पेकुलम डाल डाल के क्या देखना है, राइट? सो राइट आपने मैम। एग्जाम में वही बोलना हम्म। है जो आप अपने डिपार्टमेंट्स में करते हो, जो कि बिल्कुल ठीक करते हो। ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर एवरीथिंग इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड एविडेंस एंड कीपिंग मैक्सिमम सेफ्टी इन द मिनिमल रिसोर्सेज। आई नो जितने पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उसमें जितनी मैक्सिमम पेशेंट सेफ्टी है उस पे काम हो रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम। ठीक है। एग्जाम में भी आपने उसी तरह लेके चलना है, तो मैम आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। जी। मैम मैम अगर ये ब्रेस्ट मैस के साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी आती हैं तो हम वहां पर एग्जामिनेशन एक्सपोजर करके करेंगे, जैसे ब्रेस्ट मैस के साथ आ गई तो? अगर आपका केस तो है ही, अगर ब्रेस्ट कैंसर का या मैस, ब्रेस्ट मैस विथ प्रेगनेंसी का, फिर तो ऑब्वियसली फिर यू टेक कंसेंट। एग्जाम के अंदर आपको पूरी प्राइवेसी दी गई होती है, ओनली टू एग्जामिनर्स एंड यू आर देयर। आप पेशेंट को कंसेंट लेके आप उसको एक्सपोज करके आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है, पेल्पेशन करनी होती है, आपने कंप्लीट एग्जामिनेशन करना होता है ब्रेस्ट का। और अगर अदरवाइज वैसे भी व्हेन यू आर डूइंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड यू आर इन एग्जाम जिसके अंदर एक लंबा सिनेरियो है, यानी कि 10 मिनट में सिर्फ हिस्ट्री एग्जामिनेशन है, उसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, ऑफ अ प्रेग्नेंट पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैक्सिमम जो कैंसर का इंसिडेंस डिटेक्ट होता है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एटलीस्ट एक दफा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? ओके मैम। और वो एग्जामिनेशन विदाउट एक्सपोजर तो होता ही नहीं है, ब्रेस्ट जी मैम। एग्जामिनेशन। ओके मैम। तो और वो जो बहुत बाकी इंपॉर्टेंट। केसेस हैं मैम उनमें सिर्फ हम बोल दें कि और हम करेंगे? सॉरी, एक बात और सानिया इंपॉर्टेंट है, एक दफा मैंने कहा जरूर एग्जामिन करना, इसलिए जरूरी होता है कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की टिप भी है, बिकॉज इफ यू एग्जामिन द ब्रेस्ट ऑफ पेशेंट यू गेट टू नो द शेप ऑफ द निपल्स। आप डिलीवरी के बाद पेशेंट के पीछे पड़े रहो कि आप फीड नहीं करा रहे, फीड कराओ, फीड कराओ, फीड कराओ, और वो कहती है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड देन लेटर ऑन यू गेट टू नो दैट दे शी हैड इन्वर्टेड निपल्स, राइट? तो ये ओके मैम। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने कभी देखा होगा तो पता चलेगा ना। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक दफा जरूर आप करो पेशेंट का एग्जामिनेशन कंप्लीट। जी। ओके मैम। और मैम अदर गायनाकोलॉजिकल और इसमें एग्जामिनेशन में सिर्फ हम बोल देना क्या चीज? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, क्योंकि फिर वहां तो एक्सपोजर करना और फिर बहुत टाइम लेगा ना। किस पेशेंट, किस किस केस में कह रहे अदर हो? गायनाकोलॉजिकल केसेस आ रहे हों या वैसे ही सिंपल हम इट जैसे डिपेंड्स। एग्जामिनेशन में बोलते हैं? देखो, इट डिपेंड्स। अगर आपका स्टेशन ही सिर्फ एग्जामिनेशन का है एंड यू हैव 10 मिनट्स फॉर द होल थिंग, तो फिर तो आप करोगे। ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, केबिन्स बने होते हैं, पेशेंट की पूरी प्राइवेसी मेंटेन होती है। कई दफा एग्जामिनर ही मना कर देते हैं, बट जो जी आपने मैम। करना है वो तो करना ही है ना। जी ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, सो गुड। नाजी से भी हम प्रेजेंट कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस क्विकली, शकीला आप इन्वेस्टिगेशंस मांग लो, मैनेजमेंट नाजिश कर लेंगी। जी। Ma'am, baseline investigation, hemoglobin especially. Ma'am, blood group with rhesus factor, full blood count with date, hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV antibody, urine complete examination with protein per cell,
glucose and nitrates, and then want to review previous record, dating scan in and whether correlating with the gestational age, anomaly scan, any anomaly detected, and recent obstetrical scan in which I would like to check biparietal diameter, femur length, abdominal estimated fetal weight, placental localization, and Leica volume, fetal cardiac activity, or ठीक है, आई थिंक यू वर ओके। any Doppler ठीक है, finding, Doppler scan available to rule out placenta ओके, preta. ठीक है, यू वर ओके, ठीक है, आपने सही मांग लिया सारा। तो आई थिंक इट वाज गुड। अब हम नाजिश से भी कर लेते हैं, उसका भी इन्वेस्टिगेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे और फिर मैनेजमेंट भी। ठीक है, मैं आपको सिनेरियो रिपीट कर देती हूँ। ग्रेविडा 3 पे नाजिश, ठीक है? जी हेलो मैडम। जी जी। जी, so patient is gravida 3 para 2 with previous 2 cesarean sections. She is at 28 weeks of gestation with vaginal spotting, and on ultrasound report she has low-lying placenta. So we were managing her, right? So हमने इसका history examination investigations किया। History examination में हमने देख लिया कि she's not having pain but she's having low-lying placenta on ultrasound, और बाकी सारा हमने DD में rule out कर लिया APH की causes। अब आप इसकी investigations मांगना शुरू करो ताकि फिर हम manage करें। जी, मैडम इन investigations, first of all I want her blood complete picture for hemoglobin especially, and हीमोग्लोबिन इसकी 9 है। madam, what are the red cell indices and peripheral blood picture? Microscopic hypochromic, Okay, serum ferritin available or not? no, Okay madam, what is the TLC and platelets? normal, Blood group with Rh factor? B positive, Hepatitis B surface antigen anti-HIV, HCV. negative, negative, Urine routine examination. normal, Blood sugar random. 92, Okay. Madam, ultrasound, can you please tell me about ultrasounds, dating scan, anomaly scan, recent fresh ultrasound regarding biometry of the fetus, estimated fetal weight like a volume, and especially about placenta. I want to know about the position of placenta, whether anterior, posterior, and its distance from the internal os of the cervix, and its thickness of the leading edge of the placenta, and cervical length. good, ठीक है, चलो we'll talk about it। और क्या चाहिए? Madam, any features, grayscale features or Doppler features available about accreta, increta, percreta, like lechioni, placental lechioni, exophytic masses, bulges, bladder wall interruptions, vascularity in the bladder? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके से मांगना, शकीला ने भी बुरा नहीं मांगा था, बट शकीला दिस इज हाउ यू गोइंग, क्योंकि शी इज पेशेंट ऑफ प्रीवियस थ्रू 2 सिजेरियन सेक्शन, और उसके अंदर आपने जब लो लाइंग प्लेसेंटा को रूल आउट करना है तो हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटी है उनका मैक्सिमम इस्तेमाल ही तब पॉसिबल है कि आपको एक एक चीज, और वो क्यों पता होगा वो हमें आगे जाके पता चलेगा कि हमें इतनी कंप्लीट पिक्चर ऐसे जैसे किसी ने अंदर से तस्वीर खींच के हमें दे दी हो। तो कि एग्जैक्टली बेबी कहाँ पर है, बेबी के साथ प्लेसेंटा का क्या रिलेशन है, प्लेसेंटा का यूट्रस की वॉल के साथ क्या रिलेशन है, प्लेसेंटा का ब्लैडर के साथ क्या रिलेशन है, और प्लेसेंटा का इंटरनल ऑस के साथ क्या रिलेशन है। ये सारी चीजें जब तक आप रूल आउट नहीं करोगे तब तक आपका वो नहीं हो सकेगा। आप इसकी आगे मैनेजमेंट ही प्लान नहीं कर सकोगे। देखो, मैनेजमेंट सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसको मैनेज भी हो जाता है, बट अगर आप फर्क देखो प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा को ट्रीट करने का हमारे कंट्री में खास तौर पे, देर इज अ डिफरेंस इन ब्लड लॉस एंड मॉर्बिडिटी। एक्चुअली मोर्टेलिटी तो चलो आगे की बात है, लेकिन मॉर्बिडिटी जिसमें सबसे बड़ा ब्लड लॉस की बात है, उसके अंदर जो फर्क आता है वो फर्क ही टेक्निक का आता है। किसी का 5 लीटर ब्लड लॉस होता है, किसी का 2 लीटर भी नहीं होता, और किसी का शायद 1 लीटर भी ब्लड लॉस नहीं होता है व्हाइल डीलिंग विद द प्लेसेंटा एक्रीटा इंट्राऑपरेटिवली। तो वो क्यों है? क्योंकि वो यही फर्क लाता है कि आपका आप उसको लेके किस तरह चल रहे हो, और वो तब से जब मैनेजमेंट का स्टेशन आएगा उसमें आपकी मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलनी शुरू हो जाएगी कि आपने आपके जहन में क्या क्या है, हाउ आपकी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें मैटर कर रही हैं। और वो प्लेसेंटा की जो लोकेशन है ना, इट्स अ की थिंग।
तो आपने उसके पीछे पड़ जाना है, जिस तरह से अभी नाजिश उसके पीछे पड़ी एग्जैक्टली ये इसका और नहीं तो माइमेट्रियल थिकनेस कितनी है, ब्लैडर के अंदर इन्वेजन, उसकी डॉपलर फ्लो है कि नहीं, उसका इंटरनल लॉस से कितना डिफरेंस है, सर्वाइकल लेंथ कितनी है, सर्वाइकल लेंथ का भी काफी इसके साथ वो है ताल्लुक। ठीक है। और फिर आगे जाके व्हेन विल बी मैनेजिंग विल बी प्लानिंग सर्जरी, उस टाइम पे हमने हेड का कितना डिस्टेंस है या प्रेजेंटिंग पार्ट कितना दूर है फ्रॉम द प्लेसेंटा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों है आपको आगे सर्जिकल टेक्निक्स पता चलेगा। ठीक है। सो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सो नाजिश it's a low-lying placenta. It's completely covering the os and the accreta तो rule out नहीं हुआ अभी इसका on this grayscale ultrasound or Doppler is not available. Okay, madam. Now, should I proceed towards management? ठीक है जी। Madam, PT, APTT, INR available? चाहिए आपको? नॉर्मल है। ठीक, madam. First क्यों of all, I चाहिए? will, madam, just to rule out the coagulation defect. ठीक है, लेकिन देखो अगर आपके प्लेटलेट्स ठीक है, लिवर के वो आपके वायरल मार्कर्स भी ठीक है और कोई ऐसा हिस्ट्री में आपको चीज नहीं मिल रही जिससे आपको लग रहा है कि लिवर को प्रॉब्लम है या कोई चीज है इसमें, फिर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पीटी एंड इट्स नॉट अब्रप्शन। अगर या तो फिर आप इसके एफडीपीज और सीरम फिब्रिनोजन वो भी मांगो, बट यू हैव रूल्ड इट आउट ऑन योर एग्जामिनेशन दैट इट्स नॉट अब्रप्शन, तो फिर आईएनआर और उन चक्रों में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी मैडम। ठीक, madam, I will consult my patient about diagnosis that it is a very high risk pregnancy as she is previous two cesarean sections and now she is presented with PV bleeding and on एक चीज ultrasound अभी बोल देती हूँ, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम लोग ऐड कर देते हैं, स्पेशली एज कैंडिडेट आप लोग ऐड कर रहे होते हो। जैसे शकीला ने बीच में पूछा कि आई वांट कंप्लीट ब्लड काउंट स्पेशली हीमोग्लोबिन, अपने इमोशंस को बीच में नहीं बोलना। इस तरह आपने भी अभी एक वर्ड बोला है कि वेरी हाई रिस्क, मतलब इट्स अ हाई रिस्क और लो रिस्क, देयर इज नथिंग लाइक वेरी हाई रिस्क। सो नॉर्मल अपने आप को वो करके जी, सो इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है। Madam, I will consult about the feto-maternal risk associated with this condition, in which the maternal risks of hysterectomy and blood transfusion, multiple blood transfusion, ICU admission, and maternal morbidity and mortality. And also, I will consult fetal risks, which are the preterm delivery and perinatal morbidity and mortality. हल्का ठाठा की आवाज ना है। अच्छा After जी जी that. बोलते रहो। After that, I will involve a multidisciplinary team, including hematologist, anesthetist, senior obstetrician, and pediatrician. And then I will. गुड, यहाँ तक। अच्छा देखो, अभी पहले काउंसलिंग, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा इट इज अ वेरी मैंने आपको बताया इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर ऑल द ऑब्स्टेट्रिशियंस और स्पेशली एग्जाम के अंदर। ये स्टेशन छोटी छोटी बातों में आपको पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है। जैसे नाजिश ने इतना अच्छे तरीके से अल्ट्रासाउंड मांगा कि वहीं से पता लगना शुरू हो गया कि शी हैज डेल्ट विद सच केसेस एंड शी हैज गॉट दैट फीलिंग फॉर द पेशेंट कि इसको किस तरह से मॉर्बिडिटी को मिनिमाइज किया जाए। इसी तरह जब आप आगे चलोगे, काउंसलिंग काउंसलिंग बस एवरेज थी, काउंसलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मैं आपको हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि आपके काउंसलिंग के कुछ की पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 करके, आपको वो पता होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो काउंसलिंग है ना, जब आप मैनेजमेंट के लिए पहला सेंटेंस बोलते हो, दिस इज गोइंग टू पुट इन द होल इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर, और या फिर अगर क्लिनिक में बैठे हो तो टू द पेशेंट। सो यू हैव स्टार्टेड, इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फीटो मैटरनल रिस्क है, आपको फौरन स्टार्ट करना चाहिए कि शी इज हेयर विद लो लाइन प्लेसेंटा प्रीवियस टू एंड स्पॉटिंग। सबसे पहले तो मैंने इसकी आईवी लाइन मेंटेन करनी है, मैंने इसको अपने हॉस्पिटल में रखना है, शी शुड बी एडमिटेड, क्योंकि शी इज ऑलरेडी हैविंग, ठीक है इट्स माइल्ड ब्लीडिंग बट शी इज हैविंग ब्लीडिंग विद लो लाइन प्लेसेंटा, सो इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और फॉरन से आई नीड टू मेंटेन हाई लाइन, आई हैव टू कीप हर इन द हॉस्पिटल। हर HB is only 9, right? And she is here with previa, maybe a creta, previous to cesarean, and HB is only 9। तो मैंने इसको morbidity ये बतानी है कि अगर यही heavy bleed किया तो I will have to। आपने एक टिपिकल क्रीटा की काउंसलिंग शुरू की, ठीक है, उस तरह नहीं करना, आपने अपने पेशेंट को लेकर चलना है। उसके अंदर आपने उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को, सो शी इज ब्लीडिंग, शी इज लो लाइन प्लेसेंटा, HP इज ऑलरेडी वेरी लो,
आपने उसको बताना है कि एकदम से अगर हेवी ब्लीडिंग हुई तो इट कैन लीड टू वेरी बैड मॉर्बिडिटी एंड इवन मोर्टेलिटी, सो यू शुड हैव टू बी ऑल द टाइम्स प्रिपेयर्ड फॉर दैट कंडीशन। और उसके लिए आपने इंस्टेड कि आपका पहला लफ्ज इसमें था हिस्टेक्टमी, राइट? आपने जब काउंसलिंग शुरू की 28 वीक्स का, हिस्टेक्टमी हम बोलेंगे बट आगे जाकर, ठीक है? पहले तो आप ये बोलो ना कि उसकी पहली एच भी इतनी कम है एंड शी इज हैविंग स्पॉटिंग, तो फौरन से आईवी लाइन लेके फौरन से उसे आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही एडमिटेड रखोगे कंटिन्यूस 1-on-1 मॉनिटरिंग के साथ, और फिर आगे बात लेके चलोगे, ठीक है? सो योर वेरी फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट इन एग्जाम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली डिपार्टमेंट में आप लोग ऐसे ही कर रहे होते हो, ओपीडी में बैठे हो, पेशेंट स्पॉटिंग क्लूविया क्रीटा लिखा गया, आप उसको फटाफट ले इमरजेंसी में भेजोगे, राइट? ताकि उसकी आईवी लाइन सेव हो, मे बी डबल आईवी लाइन, लार्ज ब्रॉड डायमीटर आईवी लाइन सेव हो, और उसके बाद आगे और उसके फटाफट ओपीडी से ही उसकी ब्लड अरेंजमेंट की बातें शुरू कर दोगे और उसकी वही हाई रिस्क कंसेंट लिखी जाएगी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू इन योर डिपार्टमेंट्स एंड, और यही चीजें आपने अपने एग्जाम में बोलनी है, ठीक है? तो अपनी काउंसलिंग के 2-3 पॉइंट्स बना लो कि काउंसलिंग के क्या पॉइंट्स हैं, और एग्जाम में identify the emergency case. If she's a case of PIH and at the moment you have checked her for blood pressure and she's having 160, 110 or even 160, 100 and more, she is an emergency. उसकी बाकी बातें छोड़ो, उसके फटाफट उसका करो कि it's an emergency case. She should be given antihypertensive immediately in an emergency department. ठीक है ना? तो वहीं देयर एंड देन आप उसको इमरजेंसी की मैनेजमेंट में आओगे। एक होता है इनपेशेंट मैनेजमेंट, एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है? तो आपने उसको फिर उस तरीके से, तो दिस इज द केस हु इज हैविंग स्पॉटिंग मे बी बट शी इज हैविंग लो लाइन प्लेसेंटा, इट्स अ केस ऑफ इमरजेंसी, शी कैन नॉट इवन बी केप्ट इन द वार्ड, शी विल बी केप्ट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट और लेबर रूम। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है। और उसके बाद आपने फिर आगे काउंसलिंग, काउंसलिंग के अंदर जब आप फीटो मैटरनल रिस्क की बात करें तो सबसे पहले तो आप हैवी ब्लीडिंग की बात करोगे, हैवी ब्लीडिंग के साथ इवन मोर्टेलिटी की भी बात करोगे। उसके बाद आप इमरजेंसी सर्जरी इंटरवेंशन नीडेड एनी टाइम की बात करोगे, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टाइम बात करोगे। जब आप सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करोगे तब आप उसके अंदर हिस्टेक्टमी की, लेकिन उससे पहले बिकॉज इट्स अ प्री टर्म बेबी, इफ नीडेड इमरजेंसी तो फिर आप उसका फीटल मॉर्बिडिटी की बात करोगे, ठीक है? जी मैडम। गुड। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम ये जी रिससिटेटिव मेजर्स, मैडम ये रिससिटेटिव मेजर्स जो हैं ये हमें हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले नहीं हमें सॉरी वो एक बोलने मिनट, चाहिए? ये डॉक्टर अरीबा जो है बेटा, इतना लंबा लंबा चैट पे आप लिख के औरों का भी टाइम वेस्ट करें, क्योंकि देन यू हैव टू रीड द चैट। आप प्लीज हैंड रेस करो एंड स्पीक अप। जी जी बताइए। मैम ये जो रिससिटेटिव मेजर्स हैं ये हमें हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले नहीं हमें बोलने चाहिए कि हम असेस करेंगे सिवियरिटी ऑफ द इमरजेंसी ऑफ द पेशेंट, और साथ साथ हम फिर वो रिससिटेटिव मेजर्स एंड हिस्ट्री विल गो साइड बाय साइड? तो जो आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया वो यही तो असेस की है। आपको मैंने कहा कि आपने ब्लीडिंग के लिए पैड भी देखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। वो यही तो देखना है कि उसकी कौन सी ब्लीडिंग है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, ठीक है ना? इवन माइल्ड ब्लीडिंग भी है एंड शी इज हैविंग प्रीविया, तो अभी एंड शी इज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट्स एन इमरजेंसी केस, राइट? जी मैडम जो है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं ना जिसमें एडमिट है, पास आईवी लाइन, ये हमें स्टार्ट में नहीं बोलने चाहिए, या हम ये इसे मैनेजमेंट में जाके बोलेंगे कि हिस्ट्री के साथ साथ ही हम पेशेंट को बताएंगे कि यू विल बी नहीं, एडमिटेड? उस वक्त नहीं बोलेंगे, नहीं 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 नहीं। अच्छा एग्जाम में आप उस वक्त नहीं बोलोगे, आपने हिस्ट्री बोली, एग्जामिनेशन बोला ये आपकी मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा, अच्छा ठीक है, ठीक है? ठीक है मैडम। चलो गुड। क्योंकि फिर जब आप बहुत ज्यादा ओवरलैप करोगे ना तो फिर आपकी हिस्ट्री की चीजें एग्जामिनर को रजिस्टर नहीं होंगी। आप बात ठीक कर रहे हो कि ये इमरजेंसी केसेस बहुत सारे साइड बाय साइड चलते हैं, तो लेकिन अगर तो एक तो होता है इमरजेंसी सिनेरियो आएगा, वो तो चलो और चीज है, उसमें आप करते हो। लेकिन अगर आपको ये इस तरीके से आया हुआ है कि शी इज हैविंग एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड शी इज विद स्पॉटिंग, तो आप पहले उसकी हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स बता दो एग्जामिनेशन, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का सिनेरियो आपका पहला स्टेशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और दूसरा सिनेरियो होगा मैनेजमेंट का। लेकिन अगर ये एक ही सिनेरियो भी है तो आप हिस्ट्री के फोकस पॉइंट एग्जामिनेशन के फोकस पॉइंट इन्वेस्टिगेशंस, और फिर आप इस तरीके से मैनेजमेंट में फौरन शुरू करोगे कि शी इज हैविंग स्पॉटिंग, एक्सेप्ट कि वो बहुत हैवी ब्लीडिंग का केस है, वो तो खैर एग्जाम में उस तरह नहीं होगा। जी क्विकली हमारा फिर नाजिर साहब आगे सुनते हैं। जी मैडम आफ्टर स्टेबलाइजिंग मैडम माय आप एक पेशेंट। दफा काउंसलिंग रिपीट करते हैं? मैं बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर आप काउंसलिंग करोगे कि आई विल काउंसल माई पेशेंट एंड हर पार्टनर
that it's a high risk pregnancy. She's having low lying placenta with previous to cesarean section, and at the moment she's having vaginal spotting. So she's an emergency case. I'll shift her to the emergency department. We'll save IV line, large bore diameter IV line, and will counsel them regarding the possible maternal morbidity as well as the fetal morbidity. And maternal morbidity includes heavy bleeding, multiple blood transfusions that may be needed, and emergency surgical intervention that may be needed during her stay. ठीक है, and the fetal morbidity includes, in case of heavy bleeding, sudden IUD can also happen, and if surgical intervention before term is needed, then preterm morbidity is related to it. Considering all this, I would like to rebuild her hemoglobin, और फिर आगे हम अभी न्याज़ से पूछते हैं क्या करना है, ठीक है? जी मैडम, after stabilizing my patient and taking high risk consent, I will arrange blood in the form of 4 Paxil volume, and also I will involve MDT, including hematologist, senior obstetrician, anesthetist, pediatrician, and I will give conservative management to my patient if she is having mild PV bleeding, restrict physical activity, provide her bedpan, and do the maternal monitoring as well of the symptoms of PV bleeding, and also fetal Sorry, monitoring in the आपने form of anemia KTV. का क्या किया नाजिश? जी मैडम, I will correct her anemia, and as my patient कैसे? is मैडम How will उसको you एक correct her? पैक्सेल वॉल्यूम लगाया है और बाकी क्रॉस मैच करवाए हैं उसके, और मैडम So, your target HB was 10? at least 11 ग्राम. तो 9 HB पे एक ब्लड लगा के 11 तो नहीं होगा मैडम 2 पैक्सेल वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज करेंगे. इस तरह में। अच्छा देखो, कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हम अनीमिया सिर्फ बोल देते हैं कि आई विल करेक्ट हर अनीमिया, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, और बिकॉज आपकी ये दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू लीड योर एग्जामिनर इन योर एग्जाम। ये भी ट्रिक्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपका केस डायबिटीज का है या हाइपरटेंशन का है, या ऐसा कोई केस है जिसमें शायद अनीमिया के लिए आपके पास एडिक्वेट टाइम है ट्रीट करने के लिए, फिर तो आपने बस ये बोल के आगे गुजर जाना है कि आई विल करेक्ट हर अनीमिया, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जैसा कि प्रीविया है, और स्पेशली वो स्पॉटिंग के साथ आई है या एक रीटा है, तो इसके अंदर तो आपको अनीमिया का एक अलग पूरा सेगमेंट कवर करना है। हाउ आर यू गोइंग टू कवर इट, वेदर शी इज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, शी इज हैविंग 9 HB, शी इज एट 28 वीक्स, बट कभी भी इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है। आप बोलोगे माय टारगेट हीमोग्लोबिन इज टू कीप एटलीस्ट 12 और मे बी 11, जो आपका है, जो जो बोर्ड में क्राइटेरिया होगा। आप कह रहे हो 11, विच इज ऑल्सो राइट, बट आप कहोगे शी इज एट 9, राइट? सो आई विल ट्रांसफ्यूज हर टू, मुझे हर वक्त 11 चाहिए। आज शाम को अगर वो ब्लीड कर गई तो मेरा क्या होगा, तो मैं एक पैक्सेल आज और एक कल चेक कर दूंगी। चलो एक दिन में बहुत ज्यादा मैसिव ट्रांसफ्यूजन भी नहीं, बिकॉज बहुत हैवी ब्लीडिंग तो हो नहीं रही, लेकिन आई वांट टू कीप हर HP एट लीस्ट 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑल द टाइम्स, 2 ट्रांसफ्यूजन, 4 इन हैंड, हर वक्त हो अवेलेबल क्रॉस मैच, उसके अलावा 4 और डोनर उसने देखे हुए हो। इसलिए क्योंकि अगर एक रीटा निकल आया और मतलब ज्यादा ब्लड चाहिए हो, तो एटलीस्ट उसके 8 या 12 ब्लड या डोनर एटलीस्ट हर वक्त देखे हुए तो हो ना। तो आपने Yes, उसको इस तरीके से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू इन योर वार्ड्स आल्सो, तो आपने यूं करना है। और इफ शी इज नॉट ब्लीडिंग, उसकी HB आप 11 करके आप उसका स्टैंड बाय डोनर्स रख सकते हो, 2 हर वक्त क्रॉस मैच हो, बाकी सारे स्टैंड बाय हो, ताकि जब आप प्लान कर रहे हो तब आप जाकर उसके डोनर्स को क्रॉस मैच कर लो, क्योंकि क्रॉस मैचिंग भी 1 महीने के बाद दोबारा क्रॉस मैचिंग होती है, और वो भी काफी सारा रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। तो आप उस तरीके से प्रैक्टिकली मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसको इतना लाइट नहीं लेना। सो इस पेशेंट के अंदर जब आपने काउंसलिंग कर दी, उसके बाद आप उसमें एक एम ऑफ मैनेजमेंट बनाओगे, और एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू कीप हर HB एटलीस्ट 11 ऑल द टाइम्स। नंबर 3 इज दैट की ब्लड अरेंज ऑल द टाइम्स। नंबर 4 इज के उसको एडमिट करके उसकी फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करनी है। नंबर 5 फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग करते हुए उसको टर्म तक लेके जाना है एहतियात से, ठीक है। सो दिस इज योर, दीज 4-5 पॉइंट्स आर योर एम ऑफ मैनेजमेंट। इसको इसी तरह बोलने के बाद, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छा नाजिश बीच में बोलती है सही टाइम पे, उसी तरह से MDT इन्वॉल्व करके। उसके बाद आपने इस एम ऑफ मैनेजमेंट को प्लान ऑफ मैनेजमेंट में बोलना है कि हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। आपने अनीमिया को कैसे ट्रीट किया, वो सारी एक आपने पूरी, जितने इमोशनली हम अपने डिपार्टमेंट में इसको लेके चलते हैं प्रीविया विद अनीमिया को, उतना ही इमोशंस आप एग्जाम में भी दिखाओ ना, कि मुझे इसकी हर वक्त HB एटलीस्ट 11 या इवन 12 भी। अगर आप एक रीटा की HB 12 की भी टारगेट करो तो इट इज नॉट रॉन्ग, आप 11 तक लेके फिर IV आयरन लगा दो उसको, तो ठीक है।
ताकि उसकी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बढ़ती रहे, ये भी ट्रीटमेंट ठीक होएगी। सो आप उसकी एज भी एटलीस्ट अगर 11 रखना चाह रहे हो, 11 रख के आपने इस वक्त शी स्पॉटिंग 4 क्रॉस मैच करा के रखो, 4 स्टैंड बाय रखो, शी इज नॉट स्पॉटिंग उसके 4 या 8 डोनर आइडेंटिफाइड रखो, सो दैट व्हेन यू नीड तो तब हम उसका क्रॉस मैच करा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसकी फर्दर एम ऑफ मैनेजमेंट ये था कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट की, फीटो पैटर्नल मॉनिटरिंग कैसे करना है, और फिर यू आर गोइंग टू डिसाइड इफ शी इज नॉट ब्लीडिंग फ्री, if she can be sent home, yeah, she should be kept in the department, or if you are sending her home, how frequently you are going to call her, every visit पे क्या क्या करोगे, और फिर आपने उसको आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज अ क्रीटर। और फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज सिम्टोमेटिक बट शी इज जस्ट हॉटिंग और ब्लीडिंग उसको है माइल्ड, तो फिर आगे हम इसको कैसे टर्म कहाँ तक लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे नाजिश? Madam, if the patient is asymptomatic and with previa, then she can be taken to the 37 weeks, 37 plus 6 weeks delivery. But at 36 weeks, she will be admitted. She will be discussed birth plan in support with the multidisciplinary team about time of delivery, mode of delivery, and place of delivery, and breastfeeding and contraception. अच्छा, यानी कि आपने कहा, सॉरी, अच्छा यानी आपने ये कहा कि अगर वो क्या कहते हैं सिम्टोमेटिक रहेगी तो आप 36 वीक्स तक लेके जाओगे, राइट? एसिम्टोमेटिक होगी तो मैडम फिर मैं उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करूंगी, उसके ब्लड अरेंज करके रखवाऊंगी, और एमडीटी जो है वो मैं उनको इन्फॉर्म करके रखूंगी अबाउट केस ऑफ प्रीविया एंड ये कहाँ तक लेके गए हो ब्लीड स्पॉटिंग वाले पेशेंट को, सिम्टोमेटिक प्रीविया ओब्लिक क्रीटा क्रीटा को आप कहाँ तक लेके गए हो? मैडम जो एक्रीटा होगा उसको थोड़ा 1 वीक पहले 34 टू 36 वीक्स तक, एंड जो सिम्टोमेटिक प्रीविया होगा उसको 35 टू 36 प्लस 6 वीक्स तक मैं डिलीवर कर दूंगी। देखो बात ये है कि बेशक वो क्रीटा है लेकिन करना हमने सिजेरियन ही है, लेकिन फायदा क्या है कि आप उसको लाइव बेबी ना दो, तो 34 इज टू अर्ली एक्सेप्ट के हैवी ब्लीडिंग हो। देखो ब्लीडिंग हैवी हो गई फिर तो जो भी जेस्टेशन है आपने उसको करना ही है कुछ ना कुछ, राइट। लेकिन अगर शी इज जस्ट हैविंग स्पॉटिंग वेरी माइल्ड ब्लीडिंग और आपने उसे हॉस्पिटल में रखा हुआ है तो सिम्टोमेटिक प्रीविया ओब्लिक क्रीटा को आप 36 वीक्स तक, एसिम्टोमेटिक को 37 वीक्स तक, ठीक है। जी मैडम। और इवन सिंपल प्रीविया है विच इज एसिम्टोमेटिक, इट्स प्रूवन प्रीविया इन अ वे दैट शी इज हैविंग नो प्रीवियस सिजेरियन स्कार, तो आप उसको 38 तक ले जाओगे एसिम्टोमेटिक प्रीविया को, एसिम्टोमेटिक नॉन एक्रीटा को 37 वीक्स तक, सिम्टोमेटिक प्रीविया या एक्रीटा को 36 वीक्स तक, ठीक है। जी मैडम। 36 वीक्स का मतलब 36 प्लस 0 है, 38 का मतलब 38 प्लस 0 है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से इस सारे सिनेरियो में हमने डेक्सा कवर कंप्लीट किया, ब्लड अरेंजमेंट रखी, इफ शी इज हैविंग सिम्टोमेटिक विद मॉनिटरिंग हम उसको लेके चलते जाएंगे, और हमने 36 वीक्स तक, नाउ शी इज एट 36 वीक्स, शी इज इन योर डिपार्टमेंट ऑलरेडी एडमिटेड, ब्लड अरेंजमेंट हैज बीन डन, हाउ यू आर प्लान, कल के दिन में उसका सिजेरियन सेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? Madam, after completing the care bundle, in which I will also arrange a bed in ICU and a bed in NICU. And then after completing the all preoperative preparations, anesthesia fitness, and reviewing the blood arrangement and consent, reviewing the consent, high risk consent, I will next day, following WHO surgical checklist, I will shift the previa in the morning, first case in the operation theater, and after that I will after anesthesia I will proceed towards the first I will do ultrasound to localize the placenta preoperatively, and then I will proceed to the surgery. After opening the abdomen with a steel incision, I will check whether there are any signs of percreta on abdomen.
and any vascularity or any in bladder involvement which is visualized with the naked eye, and then I will give the midline incision if it's in creta or per creta, and then I will deliver the baby from the margin of the placenta. And after delivery of the baby, I will try it, if the placenta is completely adherent, then as I have already I will try to separate the placenta. If not completely adherent, I will try to separate the placenta. And if it is completely adherent, then as I have already taken consent from the patient that bleeding is not controlled, then I will proceed towards cesarean hysterectomy. अच्छा, यू आर ओके। पता है इस तरह का जो मैनेजमेंट क्रीटा में होगी उसमें आपके शायद 59 आ जाए। पास होने का तब शायद हो जाए जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और काउंसलिंग की बात की हो। तो इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट पास नहीं हो रहे हो, आप डिपेंड कर रहे हो और चीजों पे। आपने तैयारी ऐसी करके जानी है कि आपने डायरेक्ट ही पास हो हर चीज, हर सेगमेंट में। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब एक रीटा का पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाएगा ना, उसके लिए आपकी बहुत स्पेसिफिक, मतलब आपका सुनने वाले को पता चले कि इससे ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है ही नहीं जिसको एक रीटा का पता है। ठीक है, एक्रीटा इज समथिंग जिसमें 1% की भी कह लो कि नेग्लिजेंस इंट्रा ऑपरेटिवली या प्री ऑपरेटिवली can lead to death of the patient. So when examiner is assessing you, assessing a candidate who is going to deal एक्रीटा, उसके अंदर पास होना बिल्कुल आसान नहीं होगा उस स्टेशन पे। ठीक है, सो उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त बातें जब तक नहीं बोलोगे ना, तब तक उसमें क्या बातें हैं देखो। मैंने क्यों एम्फसाइज किया प्री ऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे। हमने बात की कि चलो ठीक है, मैंने आपको जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी थी तब मैंने आपसे कहा था कि वी आर नॉट श्योर ऑन अ ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड दैट इट्स एक्रीटा और नॉट, बट इट्स अ लो लाइक प्लेसेंटा कंप्लीटली कवरिंग द ऑस। चलो उस वक्त आपने फिर भी अच्छा बोला कि इधर मुझे लोकल, उस पे मैंने फिर भी इसलिए आपको कहा कि चलो शायद पास हो जाए, बिकॉज यू वर एम्फसाइजिंग ऑन एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा। उस वक्त अगर आप डॉपलर, चलो आपने शायद डॉपलर का जिक्र भी किया, लेकिन उसके ऊपर अगर आप दोबारा डॉपलर इवन एमआरआई यू कैन गो टिल वट एवर एंड प्री ऑपरेटिवली टू नो अबाउट द नेचर ऑफ प्लेसेंटा। यानी जिस हद तक भी जा सकते हो, यू हैव टू नो एग्जैक्टली दैट इट्स एक्रीटा और परक्रीटा। नंबर 1 कि ब्लैडर कहाँ तक इन्वॉल्व है, ताकि आपकी टीम उस हिसाब से खड़ी हो। आपको पता हो कि आपने ब्लैडर तक अगर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पेशेंट को भी पता हो कि ब्लैडर की आगे मॉर्बिडिटी होने वाली है, बिकॉज इट्स रीचिंग टिल ब्लैडर, और वट एवर इज रीचिंग टिल ब्लैडर उसकी ब्लीडिंग रोकना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा प्री ऑपरेटिवली देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर प्रिपरेशन दैट नीडेड टू बी डन। आपने पेशेंट को ऑप्शंस बतानी है। कुछ लोग इंटरनल आइलियक बलूनिंग का भी जिक्र करते हैं, कुछ लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इट्स नॉट वेरी अनकॉमन नाउ। आपने फिर व्हेन यू आर प्लानिंग सर्जरी यू हैव टू हैव सीनियर मोस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, यू हैव टू हैव द सीनियर मोस्ट एनेस्थेटिस्ट। आपके एनेस्थेटिस्ट कई दफा पेशेंट की जितनी सर्जरी का टाइम होता है उतना ही ओटी के अंदर बिफोर सर्जरी एनेस्थीसिया वाले टाइम ले रहे होते हैं उस पेशेंट में। उनके उसके अंदर उनकी ए लाइन हो रही होती है, वो पता नहीं क्या क्या वो सीवीपी भी मेंटेन कर रहे होते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग द सर्जरी, क्योंकि वंस द हेमरेज स्टार्ट्स फिर कोई चीज हाथ में नहीं रहती है। एंड वी नो कि ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट की जो हेमरेज है इट इमीडिएटली लीड्स टू डीआईसी। योर इमीडिएट डिसीजन फॉर द सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी, आपकी टाइमिंग ही तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपने, यानी यूट्राइन इंसिजन से पहले आपकी हर चीज तैयार हो। आपकी एज अ सर्जन आपको क्या पता होना चाहिए, आपको प्लेसेंटा लोकलाइजेशन, नेचर ऑफ द प्लेसेंटा, चाहे जिस मर्जी हद तक आपको जाना पड़े। इवन आप जिस हद तक भी गए हो, एमआरआई ने भी अगर कह दिया कि इट इज नॉट ए क्रीटा, लेकिन शी इज हैविंग प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, तैयारी आपने क्रीटा की ही रखनी है। एनेस्थीसिया वाले भी उसमें तैयारी क्रीटा की ही रखते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस इज 100%। इवन एमआरआई इज नॉट 100% दैट इज द क्रीटा और नॉट, even your grayscale or Doppler is not 100%.
बल्कि ग्रे स्केल और डॉपलर से ज्यादा बेहतर इमेज देते हैं एमआरआई से। उसकी सेंसिटिविटी प्रोबेबली नॉट ग्रे स्केल बट डॉपलर की एमआरआई से थोड़ी शायद बेहतर ही है डायग्नोजिंग एक्रीटा। सो हाउएवर आपने ये तीनों चीजें करा ली हैं, एक्रीटा नहीं है, लेकिन आपके एनेस्थेटिस्ट, ए लाइन, उसकी सीवीपी, हर चीज मेंटेन करते हैं उस पेशेंट के अंदर, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं होता जब इंट्राऑपरेटिवली पता चलता है कि ये एक्रीटा है। तो जिसके अंदर हिस्ट्री सस्पेक्टेड हो, ये सारी प्री ऑपरेटिव तैयारी और 4 ब्लड के साथ पेशेंट अंदर जाता है। उस वक्त इतना टाइम भी नहीं होता कि ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाया जाए। सो पेशेंट इज शिफ्टेड अलोंग। तो ये सारी बातें आपने पहले प्री ऑपरेटिवली बोलनी है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो शायद पेशेंट की लाइफ मोर्टेलिटी बचा लें, राइट? ये प्री ऑपरेटिवली। फिर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द इncision, गिव सम टाइम टू द incision, whether you are going to give the transverse incision or you are going to give midline vertical incision in the on the abdomen, it is now going to depend on your placenta localization। जहां से इंसिजन का काम शुरू हुआ, वहां से आपकी प्री ऑपरेटिव प्लेसेंटल लोकलाइजेशन की इन्वेस्टिगेशंस। आप कह सकते हो कि मैंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर अल्ट्रासाउंड रखा हुआ है, मैंने उसके एमआरआई के इमेजेस लगाए हुए हैं, आई नीड टू नो एग्जैक्टली। क्योंकि अब आपका हर इंसिजन प्लेसेंटा से दूर। एब्डोमेन के ऊपर क्यों आपने आपने पता नहीं ब्लंडर में गलती से बोल दिया कि एब्डोमेन के ऊपर मैं परक्रीटा के निशान देखूंगी। एब्डोमेन के ऊपर तो नहीं नजर आते ना कि उसका परक्रीटा है, वो तो अंदर जाके आप शायद यूट्राइन सरफेस पे कहना चाह रहे थे। सो आपने एब्डोमेन पे, अगर आपका प्लेसेंटा इज रीचिंग टिल द मिडल ऑफ द यूट्राइन बॉडी, देन आपने उसको मिडलाइन देना है। एक्चुअली क्रीटा में तो वो कहते हैं कि अगर आप मिडलाइन भी दे, मिडलाइन ही ओपन कर लो, तो इट रिड्यूसेस द मॉर्बिडिटी ओवरऑल। सो चलो, अगर आप कहते हो कि मैं ट्रांसफर्स में ज्यादा, क्योंकि यू आर डूइंग दिस इन योर डिपार्टमेंट्स और पीपल आर मोर प्रोन टुवर्ड्स गिविंग द ट्रांसफर्स इंसिजन एंड दे मैनेजिंग वेरी वेल विद इट, तो आप ट्रांसफर्स इंसिजन देने के बाद इंट्राऑपरेटिवली, जिस तरह नाजिश ने सारा ऑब्जर्व किया कि ब्लैडर के ऊपर कई दफा अनएक्सपेक्टेडली ब्लैडर के ऊपर वेसल्स आते होती है। यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्रीटा एट ऑल। आपको लगा एमआरआई के ऊपर तो एक्रीटा भी नहीं है, तो पर क्रीटा तो दूर की बात। तो आपने चलो एक्रीटा की तो तैयारी रखी हुई है, बट यू डिड नॉट हैव इन योर माइंड कि ये ब्लैडर तक भी गया होगा। बट यू कैन सी कि वेसल्स आर रीचिंग टिल ब्लैडर, या देर इज एन अनएक्सपेक्टेड एक्रीटा और पर क्रीटा फाइंडिंग्स intraoperatively, but you have not given incision on the uterus, then you should not give any incision till your preparation is complete। आप there and then रुक भी जाते हो ताकि आपके ब्लड आ जाए, आपके यूरोलॉजिस्ट आ जाए, सीनियर मोस्ट इफ यू वांट अनदर पर्सन एन ऑब्स्टेट्रिशियन अनदर हेल्प, वो आ जाए। यूट्राइन इंसिजन नहीं देना जब तक आपकी हेल्प या टीम पूरी नहीं हो जाती, ठीक है? यू कैन वेट टिल योर टीम इज कंप्लीट। उसके बाद आपने फिर अब आपने यूट्राइन इंसिजन को डिसाइड करना है। इन प्री ऑपरेटिवली आपने अपर लिमिट ऑफ प्लेसेंटा को लोकलाइज किया हुआ है। कई दफा बिल्कुल अपर सेगमेंट पे जाके आपको इंसिजन वर्टिकल देना होता है, क्लासिकल सिजेरियन करके। से ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? जब तक आप ये सारी बातें इस तरह से नहीं बोलोगे, I don't think an examiner is going to pass you, because Akrita is one thing, if they allow you कि आपका एग्जाम पास हो, डिग्री हो, और यू आर अलाउड टू गो एंड डू द Akrita, और आप ये सारी बातें नहीं बोल रहे, तो दे कैन नॉट लेट यू डू दिस, दे कैन नॉट लेट यू हैव द डिग्री। सो वो आपकी ये सारी बातें सुनना चाहते हैं। नाउ यू हैव लोकलाइज द प्लेसेंटा, यू नो द अपर लिमिट, यू नो वेयर द बेबी इज, यू नो वेयर द प्लेसेंटा इज। आप मिडलाइन वो क्लासिकल इंसिजन दे दो बेशक, या फिर आप उसका अपर सेगमेंट में इंसिजन दोगे, और कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम प्लेसेंटा, आपने बेबी आउट किया। वंस द बेबी इज आउट, यू हैव प्रूवन योर केस टू बी प्लेसेंटा एक्रीटा प्री ऑपरेटिवली आपको पता है कि ये एक्रीटा का केस है, शी इज हैविंग प्रीवियस 2 सिजेरियन सेक्शन, उसका अभी बेबी आ गया हुआ है, यू नो बेबी लुक्स ऑल राइट, एंड do not touch the placenta, do not handle, do not try to remove the placenta, simply go for hysterectomy। आपका ब्लड लॉस लेस देन 1000 ml होगा इस तरह के केस में, जिसमें आपने प्लेसेंटा को भी टच नहीं किया। पहले से प्री ऑपरेटिवली आप रूल आउट कर चुके हो कि दिस इज अ केस ऑफ एक्रीटा, पेशेंट का तीसरा सिजेरियन हो रहा है, बेबी आउट करो एंड गो फॉर हिस्टेक्टमी, और पेशेंट की मिनिमल मॉर्बिडिटी होगी, आराम से हिस्टेक्टमी होगी। और अगर आप प्लेसेंटा को नोइंग दैट इट वाज एक्रीटा, और आप उसको जबरदस्ती पुल आउट कर रहे हो, फॉर व्हाट रीजन? आज के दिन आप उसकी यूट्रस बचा रहे हो, अगले सिजेरियन में शी विल डाई विद एक्रीटा। मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन कंजर्विंग यूट्रस इन अ पेशेंट हु इज हैविंग ऑलरेडी प्रीवियस 2 cesareans and now she's having cesarean section and she is now in case of एक्रीटा?
What's the point of handling the placenta or trying to remove it and then deciding to go for hysterectomy? Instead आप, क्योंकि अगर आपने उस placenta को छेड़ दिया तो it's going to, जैसे कहते हैं ना, नलके खुल जाने हैं ब्लड के। उसके बाद टाइम नहीं होता, मेरा ख्याल है अगले 5 से 10 मिनट में पेशेंट गोज इन DIC। और फिर हिस्टेरेक्टमी भी आसान नहीं होती, वॉल्ट में कंटिन्यू सूजिंग, आपको कई दफा इंट्रा एब्डोमिनल पैकिंग रखनी पड़ती है, और फिर आपको ड्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। आई डोंट नो, आई हैव सीन वन पेशेंट हैविंग 40 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। so this is really, ये एक अच्छा होने को हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रही, बट आपने ये अगर प्री ऑपरेटिवली सब कुछ लेके चलोगे। एक होता है अनएक्सपेक्टेड एक्रीटा। अच्छा, फिर देन देयर इज अ पेशेंट हु इज कन्विंस्ड दैट I don't want my uterus to be removed, come what may, कुछ भी हो अंदर। there are few patients in our country, क्या शायद वर्ल्ड में भी होंगे, कि who do not want their uterus to be removed in any case। In that case, फिर फिर if you know it's secreta, then there is no point in removing it, leave the placenta inside, close the uterus, और फिर उसके बाद क्या करना है उस पर बात करते हैं। और even at times if you have tried to remove it out, piecemeal निकल आता है, then you need to take stitches on the placental bed, you need to do uterine packing, और फिर वो भी फिर एक morbidity का पूरी एक कहानी शुरू हो जाती है, और फिर multiple transfusions, but eventually you may end up in hysterectomy, but then you are able to save the uterus also। So वो भी, तो it's better to remove the placenta inside if you know it's secreta, if patient wants to conserve her uterus, but telling her that leaving the placenta inside it can lead to secondary PPH, it can lead to primary PH again, first 24 hours में repeat surgery, secondary PPH, infection, और फिर placenta को निकालने के लिए another surgical intervention की भी requirement हो सकती है अगर वो खुद से expel ना हुआ। तो ये सारा कुछ बता के, और she may end up in hysterectomy also, ये सब बता के यू कैन लीव। लेकिन ये सारी बातें प्री ऑपरेटिवली हुई हो पेशेंट से, ताकि ये ना हो कि री सर्जरी के लिए आप जाओ। ये ना हो कि पेशेंट कहे कि आपने तो कहा था यूट्रस बच जाएगी, बट यू नेवर टोल्ड मी कि मुझे तो एक और सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है उस प्लेसेंटा को निकालने के लिए। ठीक है, सो ये सारा कुछ। उसके अलावा ये कि आपने जो है फिर रोल ऑफ मीथोट्रेक्सेट इज कंट्रोवर्शियल इन केस इफ यू आर लीविंग द प्लेसेंटा इनसाइड। गाइडलाइन इतना को इनकरेज नहीं करती, बट वो देख लो मीथोट्रेक्सेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, इफ यू वांट टू गिव अ सिंगल डोज मीथोट्रेक्सेट, एंड देन रिपीटेड फॉलो अप्स इफ यू आर लीविंग द प्लेसेंटा इनसाइड। So this is how you will go about it। उसके अलावा ये कि मैम फिर इसमें नो ट्रिपल नीड पी ऑफ मीथो, प्रोसीजर कर सादिया ने हमें सकते हैं हम? बता दिए। जी सॉरी सानिया। इंट्रा ऑपरेटिवली फिर हम ट्रिपल पी प्रोसीजर करेंगे ना? पेरी ऑपरेटिव लोकलाइजेशन है और फिर पेल्विक डिवास्कुलराइजेशन, देन हम मैम आइडेंटिफिकेशन है, और फिर इस तरह। सो गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। और किसी ने क्वेश्चन किया जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्री ऑपरेटिवली अगर आपको एक रीटा का नहीं पता, तो डू वी, ऑब्वियसली जब एक रीटा का नहीं पता प्रीविया, वो तो निकालना ही है ना। गोइंग फॉर हिस्टेरेक्टमी डायरेक्टली इन एवरी पेशेंट ऑफ प्रीविया, हिस्टेरेक्टमी इटसेल्फ इज अ मॉर्बिडिटी। Cesarean hysterectomy itself is a morbidity, a patient who undergoes cesarean hysterectomy अच्छी चीज नहीं होती है, इसमें ब्लड लॉस भी होता है, क्लैम्प्स, देन पेडिकल्स आर सो फ्रेजाइल, उसके ऊपर स्टिचिंग करना, गोइंग सो डीप इन द पेल्विस, रिमूविंग द सर्विक्स, एंड और फिर एक यंग पेशेंट में उसके अंदर साइकोलॉजिकल लेटर ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, लेटर ऑन comparatively earlier ovarian failure, etc. So ये it's a morbidity. So yes, if you think that it's not excreta pre-operatively, तो फिर तो definitely we try to remove it ना। लेकिन हमने तैयारी उसकी पूरी excreta वाली की हो, क्या तैयारी की हो, यानी हमारे पास ब्लड भी हो, हमने एनेस्थीसिया वालों को भी ए लाइन वगैरह उन्होंने की हो मैनेज, और फिर हम उसको लेकर चलते हैं। Pre-operatively, if it is not excreta, definitely then we try to remove it। Actually bleeding होती है उन केसेस में, लेकिन जाहिर है फिर तो हमने करना ही है ना। और फिर वी कैन डिसाइड कि हमने पीस मील निकाला और फिर बेड पे स्टिचेस ले लिया नहीं लिए, वो सारा कुछ फिर उसमें हो जाता है। मैडम इसमें कुछ सेंटर्स में कहते हैं कि हम प्री ऑपरेटिवली पेल्विक डीवेस्कुलराइजेशन करते हैं इंटरनल आईलेट। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होती है ना, वो तो मैंने बोली थी, वो डेफिनेटली इफ यू हैव अ फैसिलिटी तो अवेलेबल मैडम आप यूट्राइन आर्टरी। कुछ लोग इंटरनल आइलियक वेसल्स के अंदर बलून डलवा लेते हैं, बलून टेम्पनेट, और फिर आप सर्जरी करते हो। अगर इंट्रा ऑपरेटिवली इट इज अ क्रीटा, तो पहले आप एक प्लेसेंटा को छेड़ने से पहले वो बलून इन्फ्लेट कराते हो ताकि डीवेस्कुलराइजेशन हो जाए, उसके बाद आप हिस्टेरेक्टमी करते हो। जी
और मैडम ये जो लाइगेशन होती है, इंटरनल आइलेट लाइगेशन, ये तो काफी गवर्नमेंट सेटअप्स पे हो रही है। क्या चीज? हाँ, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेटअप्स में भी हो रही है। मैडम ये कोई इतनी लाइगेशन, अनकॉमन चीज नहीं है। क्या चीज? लाइगेशन, इंटरनल लाइगेशन, आइलेट? जी स्टिच लगा देते हैं किसकी लाइगेशन? मैडम, इंटरनल आइलेट आर्टरी पे स्टिच क्या? लगा देते हैं। हाँ, इंटरनल आइलिक लाइगेशन, बिल्कुल। इंटरनल आइलिक लाइगेशन बिफोर बेबी का डिलीवरी नहीं वो तो होती, वो नहीं। डिलीवरी के बाद होती है। जी जी। मैम अगर पैरा 1+0 मतलब 1 लाइव इश्यू हो उसके पास और एक्रीटा का केस हो तो फिर पैरा 1 है या प्राइमी है? प्राइमी में कई दफा क्रीटा आता है, किसी की डीएनसीज हुई होती है या किसी की, आई हैव सीन अ क्रीटा इन पेशेंट जो, इसीलिए जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराई होती है फाइब्रॉइड के लिए, एंड देन पेशेंट कंसीव्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन उन पेशेंट्स में इंडिकेटेड नहीं है फाइब्रॉइड के लिए जिन्होंने कंसीव करना हो, ठीक है। जिन्होंने फैमिली अभी कंप्लीट करनी है, कंसीव करना हो, उनके अंदर अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फाइब्रॉइड के लिए कर रहे हो और फिर वो बाद में कंसीव कर रहे हैं, तो they have pregnancy complications. They mostly have pregnancy complications, और वो फिर बहुत बुरी complications होती हैं, या वो IUGR होता है, miscarriage. So I have been into this situation recently actually, जो कि patient primary gravida थी and she had a uterine artery embolization for a fibroid, and then she conceived and she had a term baby, क्योंकि और इंट्राऑपरेटिव प्री ऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड पे किसी ने क्रीटा का सस्पेशन ही नहीं दिया था उसका, और उसका जो है जाहिर है कि मेरे भी जहन में नहीं था कि इट कुड बी एक्रीटा, बिकॉज शी वाज प्राइमरी ग्रेविडा, नो सर्जरी डन ऑन द यूट्रस, और बट यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन उसकी हुई भी थी। इंट्राऑपरेटिवली ब्लड भी उसके 2 ही अरेंज, बिकॉज शुरू में थोड़ा सा उसका 10 तक एच भी था, वो हॉस्पिटल के जहाँ हो रहा था उसके प्रोटोकॉल में डोनर स्टैंड बाय था, क्रॉस मैच भी नहीं था, और कंसिडरिंग दैट उसका हुआ ब्रीच की वजह से था सिजेरियन, और आई थिंक शी वाज मैरिड फॉर 5-6 years, प्रेशियस भी था, बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा आई वाज ट्राइंग टू रिमूव, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें कहीं सोचा ही नहीं था कि क्रीटा हो सकता है, तो कोई उस तरह से टीम होती है पूरी, और वो उस वक्त, हालांकि टीम तो हर वक्त ही जिस हॉस्पिटल में मैं करी थी, बट होता है ना एट द टाइम ऑफ सिजेरियन मौजूद नहीं, बट ऑन कॉल दे आर ऑल द टाइम्स अवेलेबल. But when I tried to remove the placenta, the bleeding started, and then I realized that the placenta is actually adherent. और उस वक्त, and she was primary gravida, और the family simply refused that you have to save the uterus in any way. और उस वक्त yes, piecemeal निकाल के इंट्रायूट्राइन पैकिंग करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुई उसमें, luckily uterus was saved, but piece of placenta was उसको अंदर छोड़ा था इनसाइड द यूट्रस, और फिर यूट्रस क्लोज की, पेशेंट रिमेन्ड ऑलराइट, पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्टमार्टम में उसको मैनेज करते रहे, प्लेसेंटा वाज नॉट एक्सपेल्ड, देयर वाज अ पीस अराउंड 4-5 सेंटीमीटर पीस इनसाइड, उसको एंटीबायोटिक कवर एक्सेट्रा. 2 months आफ्टर आई डिड अ हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ दैट पीस, ठीक है, इट वाज सो एडहेरेंट कि वो नहीं निकला इन एनी केस. तो इस वजह से सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ पेशेंट फर्दर, बट किसी सूरत में अगर वो उसकी ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो फिर हमने लाइफ सेविंग के लिए यूट्रस भी निकालनी होती है. तो लेकिन जब वो प्राइमरी ग्रेविडा हो तो फिर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन इस तरह के केसेस में जिसमें बिल्कुल आपने प्री ऑपरेटिवली नहीं सोचा होता, तो जरूर हो भी सकता है. सो हर चीज की तैयारी आपकी हो तो फिर ही सही है, ठीक है. सो इस तरह से करना है. सो एक्रीटा प्रीविया के बहुत सारे एक्चुअली सिनेरियोज होते हैं, नेवर टेक इट सो लाइट. इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन आपकी मैनेजमेंट की है, कहाँ तक कैसे लेके जाओगे. उसके बाद आपका प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन इज उतनी ही इम्पोर्टेंट जितनी सर्जिकल इंटरवेंशन. अगर आपके पास एक एनेस्थीसिया की टीम प्रॉपर आपके पास होगी तो जाहिर है आप वहां पर करोगे. आपने हर तरह की ऐसी बात प्री ऑपरेटिवली बोलनी है, जैसे नाजिश ने बोला, एमडीटी का बोला, क्रिटिकल केयर लेवल 4 का बोलो. आप बोलो कि पेशेंट होगा ही उस हॉस्पिटल में जहां पे मेरे पास एनेस्थीसिया की हर वो केयर मौजूद होगी जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आपके पास स्किल्ड सीनियर मोस्ट एनेस्थेटिस्ट, उसका काम क्या, उसे पता है कि ए लाइन लेनी है, उसे पता है कि सीवीपी मेंटेन करनी है. अगर इस तरह के हॉस्पिटल में पेशेंट शिफ्ट होता है क्रीटा के लिए, फ्रैंकली जितनी देर सर्जरी को लगती है उतनी देर प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को लगती है फॉर प्री ऑपरेटिव, यानी कि ओटी में शिफ्ट करने के बाद
एनेस्थीसिया की जो प्रेपरेशन होती है उतनी ही देर लगती है उस पेशेंट में। उसके अलावा ये कि आपने फिर सर्जरी कैसे करनी है, आपने इंसिजन देन कहाँ पर देना है, स्किन पे, इंट्रा ऑपरेटिवली ऑब्जर्व करना है, यूट्रस पे किधर देना है, और फिर सारी बातें, ठीक है। और मैडम तो एक ये चीज मैं सारी ऐड बातें करना इसी चाहती तरह। हूँ मैडम, ये प्रीविया और एक्रीटा के जो पेशेंट, एक्रीटा और इंक्रीटा के पेशेंट्स जो होते हैं ना, ये समटाइम्स हैवी हीमाचूरिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं ना, और ये मतलब मोस्टली लोग इसको ओए मिस ओए भी ओए, करते हैं। यस, दिस इज वेरी बहुत अच्छा पॉइंट है, यू आर राइट। हिमाचूरिया तब है जब अच्छा, मैंने इसके और भी एक्चुअली सिनेरियोस बोलने से क्विकली मैं करा देती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है। हिमाचूरिया आपने ठीक बोला, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद हिमाचूरिया, रूल आउट परक्रीटा, इट मींस द ब्लड इज गोइंग, प्लेसेंटा इज गोइंग टू द ब्लैडर. Then there is a patient who is at 20 weeks, for example, she is previous 3 cesarean section, and she has come with an ultrasound report, asymptomatic, but there is a placenta which is invading into the bladder. What will be the management options you will offer to her? 20 weeks पे ही प्लेसेंटा ब्लैडर में चला गया। मैडम सबसे पहले ये है कि उसको डायग्नोज करके कंसल्ट करना है पेशेंट को, उसको बताना है कि इसकी ये फीटोमेटर्नल इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो ब्लैडर में है, और उसके रिस्क बता के हाँ, उसकी बुकिंग, अर्ली बुकिंग करवानी है टर्शरी केयर में। ठीक है, वो तो आप वही टर्शियरी केयर में बैठे हुए ना, आप एफसीपीएस हो, आप टर्शियरी केयर में बैठे हो आगे। और मैडम उसमें फिर उसको जो है ब्लड क्रॉस मैच रखने हैं, उसका अनीमिया ऑल द टाइम्स करेक्टेड हो, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन आगे हो, ब्लड इन हैंड हो। वो तो सारा वही काम कर लिया ना फिर। जी मैडम, और बाकी जैसे उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है, और वेदर हर होम इज 10 to 15 minutes फ्रॉम द हॉस्पिटल, हेल्प अवेलेबल, ड्राइवर अवेलेबल और नॉट, एंड मैम वेदर। सबसे पहले तो पेशेंट को काउंसिल करेंगे ना इसमें कि वेदर पेशेंट वांट्स टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट। वेरी गुड, यही चीज तो सुननी थी। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, पेशेंट इज एट 20 वीक्स, शी इज हैविंग प्लेसेंटा विच इज इन्वेडिंग इनटू द ब्लैडर इवन नाउ द प्लेसेंटा इज गोइंग टू ग्रो, एंड प्रेगनेंसी इज गोइंग टू ग्रो। प्लेसेंटा ने ब्लैडर के अंदर और ज्यादा ग्रो करना है, तो क्या आप उसे 36 वीक्स तक ले जाके जब उसका सिजेरियन करोगे तो वेरी हाई मोर्टेलिटी, ब्लैडर में से जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी, कितना को ब्लैडर एक्सरसाइज कर दोगे। तो यू विल गिव ऑप्शंस टू हर, सारी प्रिपरेशन तो कर लोगे बट यू विल गिव ऑप्शंस टू हर। नंबर वन, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, वी कैन सी मे बी ब्लैडर में नॉट, प्लेसेंटा में ग्रो मोर आउटसाइड द ब्लैडर देन इनसाइड द ब्लैडर, और फिर हम देखेंगे, और फिर 36 वीक्स तक जाके फिर वील सी व्हाट टू डू। दूसरी ऑप्शन के देयर एंड देन हिस्ट्रेक्टमी, टर्मिनेशन विद हिस्ट्रेक्टमी, यानी कि आप ओपन करोगे और हिस्ट्रेक्टमी, ताकि उसका ब्लैडर भी सेफ हो और उसका जान भी बच जाए और उसकी ब्लीडिंग भी मिनिमाइज होगी, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी माइंड में रखनी है इस तरह के पेशेंट के लिए, बेशक नंबर 2 पे रखो लेकिन रखो जरूर, मैडम 20 बिकॉज वीक्स इट पे इज हम वेरी पहले वेरी अर्ली। मैडम 20 वीक्स पे हम फीटस इन साइटो निकालेंगे या पहले फीटस निकाल लेंगे 20 वीक्स पे? 20 वीक्स में देखो, ऑब्वियसली इट्स बेटर कि आप फीटस को डिलीवर कर लो, चाहे फंडस से कर दो, स्टेइंग अवे फ्रॉम प्लेसेंटा, ताकि आपकी यूट्रस का साइज छोटा हो जाए, फिर एक्सटीरियराइज करके आप आसानी से कर सकते हो। ओके मैडम। वरना ये भी कुछ, आई हैव सीन दिस हैपन आल्सो, बिकॉज यूट्रस इज सो स्मॉल एट दैट टाइम कि वो आप अगर एक्सरसाइज करके, लेकिन इट्स बेटर कि आप फंडस पे इंसिजन देके प्लेसेंटा को एक्सरसाइज कर लो, अम्बिलिकल कॉर्ड को आप क्लैंप कर लो, कीप द प्लेसेंटा इन प्लेस एंड देन स्टार्ट ऑफ विद द, ठीक है। और मैडम जो ब्लैडर का पोर्शन होगा उसको हम एक्सरसाइज, अगर वो ट्राइगोन से दूर है तो Yes, क्या हम उसको urologist पोर्शन will कर be सकते there हैं? because it's per creta. ब्लैडर को यूरोलॉजिस्ट विल डील, आप इंट्राऑपरेटिवली देखोगे उसको, आप ब्लैडर को पीछे करोगे, उस पोर्शन को तो एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा जहां पे प्लेसेंटा ग्रो हुआ हुआ है, और फिर ब्लैडर रिपेयर हो जाएगी और यूरोलॉजिस्ट मैडम से, द रेस्ट ऑफ सिस्टोस्कोपी का कोई थिंग्स। रोल है इसमें? नो, सिस्टोस्कोपी नहीं, मेथिलिन ब्लू डाई के साथ चेक कर सकते हैं। मैम प्लेसेंटा की इन्वेजन को देखने के लिए सिस्टोस्कोपी का? नहीं, छेड़ना नहीं है, प्लेसेंटा गोइंग इनसाइड द ब्लैडर के साथ आप सिस्टोस्कोपी नहीं करोगे, क्योंकि सिस्टोस्कोपी में जब आप अंदर लेके जाते हो इनिशियली यू समटाइम्स यूज द डिस्टेंशन मीडियम आल्सो, ठीक है। और वो अगर ब्लैडर, अगर एब्डोमेन ओपन करने से पहले आपने वहां ब्लड वेसल को छेड़ दिया ना, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है।
चलो आई होप कि कुछ आपको पता लगा कि आपने इस केस को लेकर किस तरीके से चलना है। और सर्जिकल इंटरवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी टेक्निक, लेकिन प्री ऑपरेटिवली जो जो प्रेपरेशन है वो भी उतनी इम्पोर्टेंट। हर सूरत आपने ब्लड लॉस, इवन अगर आपका ब्लड लॉस भी ज्यादा है तो वो वन ऑफ द फेलियर्स ही है आपका। इट मीन्स कि आपने प्री ऑपरेटिवली वो तैयारी नहीं की हुई कि आपका ब्लड लॉस, क्योंकि ब्लड लॉस इज डिपेंडिंग ऑन द इंसिजन, on the handling of placenta, and the way you are doing hysterectomy. So everything is actually dependent on your pre-operative preparation. So even your blood loss should be minimized. ठीक है, in this type of patient, there has to be minimal blood loss before you take the decision for hysterectomy. ठीक है, so this is actually the main thing, aim होना चाहिए आपका इस तरह के पेशेंट में। मैडम आपने जो ठीक है, सिनेरियो बताने थे वो जल्दी से बता दें, जो आप कह रही थी कि 2-3 बेसिकली यही थे कि एक अनएक्सपेक्टेड एक्रीटा निकल आया, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको लाइव सिनेरियो बता दिया जो मैंने असल में डील किया हुआ है। इवन हिस्ट्रोस्कोपी हैज अ रोल मे बी 2 months लेटर। ठीक है, कि आपको अनएक्सपेक्टेड एक्रीटा आ गया तो आप किस तरह से लेके चलोगे। अगर ये तो प्लान्ड एक्रीटा था जो भी आज हमने सिनेरियो किया, उसके अलावा 20 weeks पे क्रीटा पर क्रीटा है विच इज ऑलरेडी इन्वेडिंग इनटू द ब्लैडर, आपने हर तरह से रूल आउट कर दिया कि इट इज गोइंग इनटू द ब्लैडर। सिट विद द पेशेंट एंड फैमिली एंड काउंसल देम कि अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो कैसे कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, मोस्टली कंटिन्यू करते हैं। दे से कि चलो अल्लाह पे छोड़ो, बेबी को तो करे ना, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन यू हैव टू टेल देम वेरी क्लियरली दैट इफ यू आर कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा मे ग्रो, कीप ग्रोइंग इनटू द ब्लैडर, एंड देन यू मे नीड टू डू समथिंग वेरी बिग फॉर द ब्लैडर इटसेल्फ, और फिर अकॉर्डिंगली सो आप उसको कर सकते हो। सो टीओपी विद हिस्टेक्टमी कैन बी एन ऑप्शन। और ये उसमें ज्यादा आसान हो जाता है जहाँ पहली फैमिली आपकी एटलीस्ट कंप्लीट हो, 2 या 3 बच्चे उसके पास हैं, देन यू कैन डिसाइड। बट और फिर तीसरा यही कि और प्री ऑपरेटिवली डू टॉक अबाउट डिवास्कुलराइजेशन, डू टॉक अबाउट यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और इंटरनल आइलियक बलून टेम्पोनेट, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैम इस तरह एक्रीटा के पेशेंट्स में सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, साइकोलॉजिकल केयर, वो सारी बोली थी नाजिश ने बीच में, ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा था, लेकिन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की प्रोफाइलैक्सिस भी बहुत thromboembolism. इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ क्या क्या आप लेके चलते हो। एक ट्रॉली भी है विच इज एक्यूट लंग इंजरी, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो एक्यूट लंग इंजरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ जो भी कैल्शियम ग्लूकोनेट, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारी मैम मॉर्बिडिटीज आप साथ बेबी में कंसिडर। बेबी डिलीवरी के अप्रोचेस कौन से होते हैं बेबी को डिलीवर करने की, मतलब बेबी विंडो को बना के डिलीवर भी तो करने के जो उसको। अप्रोचेस है ना, अगर आप फंडस पे इंसिजन दे रहे हो प्लेसेंटा से दूर रखते हुए, उसके बाद जाहिर है बेबीज के पहले कैस ब्रीच निकालोगे, कहीं से भी आप उसकी लेग ढूंढ के फिर निकालते हो। और दूसरा ये कि अगर तो यू नो एग्जैक्टली द लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द प्लेसेंटा यू स्टेइंग अवे, वहां पे इंसिजन देके कई दफा हेड ही सामने होता है, फिर आपके फेलिक निकाल लेते हो। मैम एक्रीटा में जो हम हिस्टेक्टमी करेंगे तो पहले हम बेबी निकाल के यूट्रस को क्लोज करके फिर हिस्टेक्टमी करेंगे। यूट्रस नहीं क्लोज करते, टाइम नहीं वेस्ट करना ना उसमें। हिस्टेक्टमी अच्छा डिसाइडेड अच्छा। है, बेबी निकालो, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप लगाओ, स्टार्ट डूइंग द मैम हिस्टेक्टमी। इसमें जब हम सर्वाइकल लेंथ देख रहे थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? लेबर नंबर 1, नंबर 2 ये है कि अगर सर्वाइकल लेंथ पहले ही शॉर्टेंड है, इसका मतलब ये है कि आपका, अच्छा इसके अंदर सब टोटल हिस्टेक्टमी कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। ठीक है यस मैम, यही पूछना चाह रही थी मैं भी। जी, तो उसके अंदर आपको फिर पता लग जाएगा कि सर्वाइकल लेंथ का बस उतना ही है, बाकी ये है कि ऑब्वियसली लेबर को आपको थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। ओके मैम मैम, फिर थैंक यू। इसमें हिस्टेक्टोमी और सबटोटल हिस्टेक्टोमी में कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि सबटोटल सब टोटल, हिस्टेक्टोमी में वैसे भी सब प्लेसेंटा टोटल जो भी है कर ना। सकते हैं, बिल्कुल मैम जी। लोअर सेगमेंट पे फिर ब्लीड करते हैं ना ये पेशेंट्स, लोअर सेगमेंट में वैसे ही प्लेसेंटा जो है ना एडेरेंट होता है, तो अगर सब टोटल मोस्टली तो हिस्टेक्टोमी हम कर देंगे। टोटल ही करते हैं, लेकिन सब टोटल हिस्टेक्टमी में जो हमारी गाइडलाइन वगैरह में भी लिखा है कि कम मॉर्बिडिटी है। ठीक है, मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट थी। सब टोटल में आप सर्विक्स छोड़ते हो ना, लोअर सेगमेंट तो नहीं छोड़ते जी। मैडम वो सिजेरियन स्कार एक्टोपिक जो है ना उसके ऊपर कोई क्लास रख लें, या मैडम आपका काफी ज्यादा वो वर्क है भी उसके है, ऊपर। जी